चिहिरो एक लोनली डीजेनरेट नर्ड था जो अपनी मदर की मौत के बाद ज़ॉम्बी गर्ल्स के लिए ऑब्सेस्ड हो गया। लेकिन उसकी लाइफ तब चेंज हो जाती है जब उसे रेजरेक्शन पर एक मिस्टीरियस बुक मिलती है और वो अपने मरे हुए कैट के लिए ज़ॉम्बी पोशन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन एक्सीडेंटली स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल को ज़ॉम्बी बना देता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। लेकिन इससे पहले चिहिरो एक सिंपल माइंडेड गूनर था जो अपना टाइम ज़ॉम्बी मूवीज देखने और अपनी फेवरेट ज़ॉम्बी गर्ल्स को रिस्क करने के डे ड्रीम्स में बिताता था। ये उसका रूटीन रहा है जब से उसकी मदर की मौत ने उसका हार्ट तोड़ दिया, जब तक उसे आखिरकार ज़ॉम्बीज और एक स्ट्रे कैट में कंफर्ट मिलता है जिसे उसने अडॉप्ट किया था, नाम बाबू। लेकिन ये मोमेंट्री कंफर्ट भी छीन लिया जाता है जब एक दिन ट्रक कुन इंटरवीन करता है और बाबू की लाइफ क्लेम कर लेता है। इससे चिहिरो एक बार फिर से हार्ट ब्रोकन हो जाता है और जब वो बाबू को दफनाता है तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस हो गई है। उस रात उसे अचानक वो मिस्टीरियस बुक याद आती है जो उसे कुछ समय पहले मिली थी और उसे समझ आता है कि वो मरे हुओं को जिंदा करने के बारे में है। वो एक मिनट भी वेस्ट नहीं करता और फटाफट बाबू को उसकी कब्र से निकालता है, उसे एक आइस बॉक्स में रखता है और एक अबैंडन होटल की तरफ निकल पड़ता है काम शुरू करने के लिए। लेकिन कुछ रातों तक रेजरेक्शन पोशन बनाने की कोशिश के बाद उसे लगता है कि शायद वो सक्सीड नहीं हो पाएगा क्योंकि बुक का एक इंपॉर्टेंट पेज जला हुआ है। जो उसे समझ आता है उसके हिसाब से उसे किसी पॉइजनस प्लांट की ज़रूरत है, इसलिए वो बहुत सारे ट्राई करता है लेकिन कोई भी काम नहीं करता। तभी उसे पारों की आवाज़ सुनाई देती है और वो खिड़की से झांकता है जहां उसे रिया पास वाले ऑल गर्ल्स स्कूल की सबसे पॉपुलर चिक होटल के बाहर वाले कुआं की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। वो उसके पास झुकती है और चिल्लाकर कहती है कि वो ड्यूटीफुल डॉटर का रोल प्ले करते करते थक चुकी है और बस एक नॉर्मल फ्री लाइफ जीना चाहती है। चिहिरो एक सोडा बॉटल पॉप करता है और शो एंजॉय करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तब रिया चिल्लाती है कि वो अपने फादर के फ्री की फोटोशूट्स के लिए अब पोज नहीं करेगी। पता चलता है कि जब से वो छोटी थी उसका मेंटली सिक फादर डैन हर साल उसके बर्थडे पर उसे बिना कपड़ों के पिक्चर्स के लिए पोज करने पर मजबूर करता रहा है। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे इससे अनकंफर्टेबल फील होने लगा और उसने उसे बताया कि वो अब उसकी वियर्ड फैंटेसीज का हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन वो कंट्रोल फ्रीक उसे धमकी देता है कि अगर वो फिर से उसके अगेंस्ट गई तो जिन लोगों से वो प्यार करती है वो सब गायब हो जाएंगे, इसलिए उसके पास सहने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची। जैसे ही चिहिरो ये सब सुनता है वो सोडा बॉटल गिरा देता है और रिया उसे देख लेती है जिससे वो एम्बैरेस्ड हो जाती है। कुछ लम्हों बाद दोनों ऑकवर्डली होटल लॉबी में बैठते हैं जब रिया अचानक चिहिरो की तरफ देखकर उससे बेग करती है कि वो आज जो कुछ सुना है उसके बारे में किसी को न बताए। वो बदले में कुछ भी करने की ऑफर देती है और चिहिरो पेमेंट के रूप में उसके प्लॉट्स पर एक नज़र डालता है, फिर कहता है कि वो उसकी सिचुएशन समझता है। लेकिन वो फिर भी बताती रहती है कि वो काश मर जाए और किसी और के रूप में दोबारा पैदा हो। तभी वो चिहिरो से पूछती है कि क्या वो भी यहाँ कुआं में चिल्लाने आता है, जिस पर उसे बाबू के रेजरेक्शन स्कीम के बारे में पता चलता है जो उसे फैसिनेट कर देता है। वो रिया को बताता है कि उसे पता है कि जो वो कर रहा है वो स्वार्थी है क्योंकि अगर और जब बाबू वापस जिंदा होगा तो शायद वो पहले जैसा ना रहे। लेकिन वो कहती है कि ये स्वार्थी नहीं है क्योंकि उसका मानना है कि बाबू भी उसे देखना चाहता होगा। तभी चिहिरो स्मर्क करता है और उसको याद आता है कि उसने कहा था कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी और उसे कहता है कि वो उसकी लैब रैट बने और बाबू के लिए ज़ॉम्बी बन जाए। वो फटाफट बैक पेडल करता है, उसे जोक बताता है और कहता है कि उसकी ज़ॉम्बी ऑब्सेशन बार बार बाहर आ जाती है और उसे रियल गर्ल्स में नो इंटरेस्ट है। रिया पूछती है कि अगर वो कभी ज़ॉम्बी बन गई तो क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लेकिन चिहिरो डर जाता है जिससे वो मुस्कुराती है और उसे कहती है कि जाने से पहले इस पर थिंक करे और वो वहाँ से चली जाती है। अगली रात रिया फिर से होटल आती है और चिहिरो के काम करने के दौरान ज़ॉम्बी मूवीज़ देखती है। जब वो उससे हेल्प मांगता है तो रिया पूछती है कि पोशन अब तक रेडी क्यों नहीं हुआ, जिस पर उसे बर्न्ड बुक के पेज के बारे में पता चलता है। वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि उसने जितने भी पॉइजनस प्लांट सोचे सब ट्राई किए लेकिन कुछ भी वर्क नहीं किया। तभी रिया को कुछ याद आता है और वो तुरंत भाग जाती है लेकिन खिसक जाती है और चिहिरो को उसके केक का व्यू मिल जाता है। लेकिन वो एक्ट करता है कि उसने कुछ नहीं देखा, जिससे वो रिलीफ में सांस लेती है। कुछ घंटों के बाद चिहिरो चिंसट होने लगता है कि वो कहाँ गई और खिड़की से बाहर देखता है जहाँ उसे वो एक क्लिफ क्लाइंब करते हुए दिखाई देती है। ये सोचकर कि उसने अपना माइंड खो दिया है वो फटाफट उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मैरी सू जैसा बिहेव करने से रोकता है। दोनों शांत होने के बाद चिहिरो उसे केयरफुल रहने को कहता है, लेकिन रिया कहती है कि अगर वो मर भी गई तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसे वापस जिंदा कर सकता है। इस पर चिहिरो कहता है कि उसने अब तक बाबू को भी रिवाइव नहीं किया, लेकिन वो अचानक सीरियस हो जाती है और उसे कहती है कि वो प्रॉमिस करे कि अगर वो कभी मरी तो वो उसे जिंदा करेगा। चिहिरो चुप रहता है और जब वो सेटल हो जाते हैं तो वो पूछता है कि उसने अपनी लाइफ क्यों रिस्क की।
रिया एक्सप्लेन करती है कि वो पहाड़ से हाइड्रेंजा फ्लावर्स तोड़ने गई थी क्योंकि उसे पता है कि इस प्लांट के लीव्स इतने पॉइजनस होते हैं कि एक अडल्ट मैन को भी आफ्टर लाइफ भेज सकते हैं। चिहिरो पूछता है कि वो रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट कैसे हो सकते हैं जब वो लिटरली हर जगह मिलते हैं, लेकिन रिया कहती है कि उसके फादर ने उसे सख्ती से मना किया था जब उसने एक बार एक्सीडेंटली अपने गार्डन में उन्हें पकड़ लिया था और वो उसे उन्हें यूज़ करने के लिए कन्विंस कर लेती है। जब वो प्लांट उसकी रेसिपी में डालता है तो एक रेडियो एक्टिव ड्रिंक बन जाता है जो वो रिया को पकड़ा देता है, जबकि वो बाबू को आइस बॉक्स से निकालता है। वो चुपके से उस ड्रिंक का थोड़ा सा हिस्सा अपने साथ लाई हुई एक ग्लास वायल में डाल लेती है और बाकी ड्रिंक को कैट के मुंह से नीचे उतार देते हैं। लेकिन जब कोई मिरेकल नहीं होता तो दोनों डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बाद में जब चिहिरो घर जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, रेया उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है और कहती है कि वे कल फिर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी उम्मीद तोड़ देता है, समझाते हुए कि वो बाबू को और पेन नहीं देना चाहता, इसलिए कल उसे बरी करेगा। वो उसे साथ चलने के लिए इनवाइट भी करता है और अब तक मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। रेया को बुरा लगता है कि अब वो उससे यहाँ नहीं मिल पाएगी, लेकिन वो जबरन स्माइल करती है और वहां से चली जाती है। तभी चिहिरो नोटिस करता है कि उसका एंकल मुड़ गया है और वो उसे उठा लेता है, बिल्कुल प्रिंसेस स्टाइल, जिससे उसकी फेरी टेल फैंटेसी सच होती लगती है। जब वो उसे अपनी बाइक की बैक सीट पे बैठाता है, रेया सोचती है कि वो ऐसी मेस्ड अप फैमिली में क्यों पैदा हुई, किसी नॉर्मल फैमिली में क्यों नहीं, और काश एक दिन वो भी नॉर्मल गर्ल की तरह जी सके। बाद में रेया के इंसिस्ट करने पर चिहिरो उसे उसके एस्टेट के आउटस्कर्ट्स पे छोड़ देता है और वो बताती है कि वो कैसे सीक्रेटली उससे मिलने आती रही है। जैसे ही वो उम्मीद करती है कि उसका मेंटली अनस्टेबल फादर कभी न जाने, चिहिरो उसे याद दिलाता है कि कल बाबू के फ्यूनरल में जरूर आना, और रेया प्रॉमिस करती है, जबकि दूर से उसका फादर बाइनोक्यूलर से सब देख रहा होता है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचती है, वो उसका नाम पुकारता है और एक हार्श स्ट्राइक से उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जब चिहिरो घर पहुंचता है, उसकी हॉट कजिन रेंको जो बाथरूम में बेदिंग कर रही होती है, विंडो से उसे आवाज देती है और बेचारा लड़का अचानक मिले इस ऑकवर्ड सीन से शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्यों है, लेकिन वो कैजुअली कहती है कि वो जो चाहे कर सकती है और उसके रूम में चली जाती है। फिर वो पूछती है कि बाबू के मरने के बाद से वो इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है और इतनी देर तक बाहर क्यों रहता है, और चिहिरो बस लेम एक्सक्यूजेस देता रहता है। वो उन एक्सक्यूजेस को मानती नहीं और उसे साइड में धकेलते हुए उसका आइस बॉक्स खोलने लगती है, ये सोचते हुए कि कहीं उसकी ज़ॉम्बी हॉबी ने उसका दिमाग तो नहीं घुमा दिया। चिहिरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेंको बॉक्स खोल देती है और उसी पल बाबू उसमें से कूदकर भाग जाता है। जहां एक तरफ बैडी कंफ्यूज रह जाता है, वहीं चिहिरो को ये जानकर एक्साइटमेंट हो जाती है कि उसकी थर्ड रेट विचक्राफ्ट सच में काम कर गई। दूसरी ओर रिया अपने रूम में लौटती है, पूरी तरह ब्रोकन, क्योंकि उसे डैन से हार्श ट्रीटमेंट मिली होती है और उसे पता चलता है कि उसे स्कूल से हटा लिया गया है। वो बेड पर बैठती है, वायल निकालती है और उसे पी लेती है, ये सोचकर कि अगर ये उसे ज़ॉम्बी नहीं भी बनाए तो कम से कम उसे सब कुछ भुलाने देगी। लेकिन अगली सुबह वो नॉर्मल तरीके से जागती है और हैरान होती है कि हाइड्रेंजिया लीव्स से बनी ड्रिंक पीने के बाद भी वो ठीक है, जबकि हाइड्रेंजिया लीव्स पॉइजनस मानी जाती हैं। कोई ऑप्शन ना होने पर वो फेक स्माइल पहनती है और अपने फादर और इमोशनली कोल्ड स्टेप मदर आर्या को चीयरफुल तरीके से ग्रीट करती है। आर्या तुरंत उससे पिछली रात की स्टंट के बारे में पूछती है और याद दिलाती है कि उसकी फेलियर्स स्कूल चेयरपर्सन की इमेज पर असर डालती हैं। जब रिया ये कहकर एक्सक्यूज देती है कि वो बस मून देखने गई थी, डैन अपनी वाइफ को वार्न करता है कि रिया से रूड ना हो, जिससे आर्या गुस्से में रूम छोड़कर चली जाती है। फिर वो रिया से पिछली रात के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिया कहती है कि उसने उसकी बात ना मानकर गलती की थी। ये सुनकर उसका दिल अजीब सा रिएक्ट करता है और वो ग्लव्स उतारकर उसका चेहरा थामते हुए याद दिलाता है कि उसे सिर्फ उसी पर डिपेंड रहना चाहिए। तभी वो नोटिस करता है कि उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है और याद दिलाता है कि अब उसे होम स्कूल किया जाएगा, जिस पर वो कहती है कि वो भूल गई थी और सॉरी कहती है। अचानक बटलर आता है और रिया को रूम में जाने को कहा जाता है, लेकिन वो नहीं जाती और छुपकर उनकी बात सुनती है, जहां उसे पता चलता है कि बटलर को चिहिरो के बारे में पता चल गया है और उसका फादर उसे परमानेंटली हटाने की प्लानिंग कर रहा है। उधर चिहिरो बाबू के रिवाइव होने का मजा ले रहा होता है और अपने क्रेजी अचीवमेंट पर फ्लेक्स कर रहा होता है, लेकिन रेंको उसे याद दिलाती है कि ये इमोरल है, कोई प्राउड मोमेंट नहीं। उसकी छोटी बहन मैरो को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि उसके भाई के दिमाग में कुछ स्क्रूज लूज है। चिहिरो बात टाल देता है और रेंको से कहता है कि कम से कम बाबू वापस तो आया, लेकिन वो उसकी आंखों में डेड लुक की ओर इशारा करती है और डरती है कि कहीं वो खुद ज़ॉम्बी ना बन जाए। वो उसे ये भी याद दिलाती है कि ज़ॉम्बीज ह्यूमंस को खा जाते हैं, जिससे रियल ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो सकता है
तभी बाबू पास के ग्रेवयार्ड की तरफ भाग जाता है। चिहियो उसके पीछे पीछे दौड़ता है और रेंको भी उसके साथ जाती है, ये कहते हुए कि वो बस उस लूनेटिक पर नजर रखने आई है ताकि वो कोई और अबॉमिनेशन न कर दे। इधर रिया अपने फादर से चिहिरो को बचाने के लिए घर से स्नीक आउट करती है, जिसे आर्या विंडो से देख लेती है। वो इसे अपने नेग्लेक्टफुल हस्बैंड का ध्यान खींचने का मौका समझती है, लेकिन हमेशा की तरह वो उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि उसका फोकस सिर्फ अंडर डेवलप्ड प्लॉट्स पर होता है। ड्रेन पाइप के अंदर वापस रेनको अपनी गॉड गिवन ब्लेसिंग्स की वजह से फंस जाती है, जबकि चिहिरो उसका पीछा जारी रखता है और आखिरकार अबैंडन्ड होटल के पीछे पहुंच जाता है जहां उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसी समय स्कूल में यासुताका को एहसास होता है कि वो कभी भी किसी लड़की के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो अपने नर्ड दोस्त मोगी की तरफ मुड़ता है और उसे एक ऑकवर्ड सा मेलन मसाज दे देता है। लेकिन इससे पहले कि वो रेनबो टेरिटरी में एंटर करे, रिया वहां पहुंचती है और उनसे चिहिरो के बारे में पूछती है। जहां मोगी उसे बताता है कि वो आज स्कूल नहीं आया, वहीं यासुताका फैक्ट्री रीसेट मोड में चला जाता है और पूछता है कि उसे उस लूजर से क्या काम है। रिया कहती है कि वो बस उसकी प्रेशियस डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना चाहती है और वहां से भाग जाती है, पीछे यासुताका को छोड़ते हुए, जो अपनी बैड लक पर रोता ही रहता है। दूसरी तरफ रिया डिसाइड करती है कि वो चिहिरो को ढूंढने अबैंडन्ड होटल जाएगी, ये जाने बिना कि उसका बटलर डैन के ऑर्डर्स पे उसका पीछा कर रहा है। इसी बीच जब चिहिरो ये सोच रहा होता है कि होटल और बाबू के बीच क्या कनेक्शन है, वो उसे हाइड्रेंजिया लीव्स खाते हुए देखता है और समझ जाता है कि वो उसी जगह पर है जहां रिया कल रात ऑलमोस्ट एक सीरियस हादसे का शिकार हो गई थी। तभी रिया क्लिफ पर दिखाई देती है, अपने इंजर्ड पैर की वजह से लड़खड़ाते हुए और खुद को कोसते हुए कि उसने चिहिरो को ट्रबल में डाल दिया, वही इंसान जिसने उसे असल में समझा था। लेकिन तभी उसका अनस्टेबल पिता पीछे से आता है और उसे घर लौटने को कहता है, जब तक कि वो उसे माफ करने के मूड में है। इस बार जब वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, रिया उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि वो उसकी अनहेल्दी ऑब्सेशन से थक चुकी है। वो ये भी कहती है कि भले ही वो उसकी बेटी है, लेकिन उसका बॉडी और हार्ट पूरी तरह से उसके नहीं है और उसे अपनी फ्रीडम चाहिए। डैन पूछता है कि क्या वो लड़कों के साथ टाइम बिताने वाली फ्रीडम की बात कर रही है, लेकिन जब वो जवाब नहीं देती तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती वापस ले जाने लगता है। चिहिरो देखता है कि रिया उससे कम से कम एक दिन की आज़ादी देने की भीख मांग रही है, लेकिन तभी बाबू क्लिफ पर कूद जाता है और डैन का ध्यान भटका देता है। जैसे ही वो बुजुर्ग पीछे हटता है और अपनी कैट एलर्जी की शिकायत करता है, रिया बाबू को पहचान लेती है और उसके सामने झुक जाती है, ये समझते हुए कि वूडू ड्रग काम कर गया है। इससे डैन और भी भड़क जाता है और वो अपनी बेल्ट निकालकर बाबू को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन रिया कैट को शील्ड करती है और ऐसा करते हुए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्लिफ से नीचे फिसल जाती है। नीचे गिरते वक्त वो एक रफ सरफेस से टकराती है और हाइड्रेंजिया फील्ड में मोशनलेस हो जाती है। जैसे ही डैन को एहसास होता है कि क्या हो गया है और उसका सब कुछ टूट जाता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है और चिहिरो उसकी हालत देखकर शॉक में जम जाता है। वो उससे कुछ कहने के लिए बोलता है और याद करता है कि कैसे उसने कहा था कि अगर वो कभी कुछ हो जाए तो उसे वापस ले आए, जो उसे और गिल्टी महसूस कराता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखना बंद करने के लिए मुड़ता है, रिया उसे आवाज देती है और वो पलटकर उसे खड़ा हुआ देखता है, हालत नॉर्मल से बिल्कुल अलग। वो उसके पास आती है और उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाती है, फिर उसकी बाहों में गिर जाती है। चिहिरो तब नोटिस करता है कि उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसे एहसास होता है कि वो सच में उसकी ड्रीम गर्ल बन चुकी है। दूसरी तरफ डैन अपनी बेटी को खोने के ग्रीफ में टूट जाता है। तभी उसका बटलर रिया की तरफ इशारा करके कहता है कि भगवान ने उन पर दया की है। जब डैन ऊपर देखता है तो वो उसे चलते हुए देखकर हैरान रह जाता है और उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल चलने की बात करता है, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि वो ठंडी है और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रिया उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि वो अब वो बेटी नहीं रही जिसे वो जानता था। उस शाम बाद में डैन खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है और रिया की तस्वीरों से घिरा हुआ अपने डिप्रेशन में डूब जाता है। इसी दौरान घर की मेड्स रिया के चिहिरो के साथ चले जाने की गॉसिप करने लगती हैं। तभी आर्या उन्हें टोकती है और पूछती है कि वो क्या बकवास कर रही हैं। मेड्स बताती हैं कि जब डैन घर लौटा तो वो बस यही बुदबुदा रहा था कि रिया उसे छोड़कर चली गई और खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। ये आर्या को और इरिटेट कर देता है और वो मेड्स को डांटते हुए उसके पास चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो जाती है, गॉसिप क्वींस फुसफुसाने लगती हैं कि वो क्लब बॉयज के साथ टाइम बिताती है क्योंकि डैन उसे अटेंशन नहीं देता। दूसरी तरफ आर्या बाथरूम में घुसकर डैन से रिया के बारे में सवाल करती है, लेकिन वो बस यही कहता रहता है कि वो किसी ब्रोक मोरॉन के साथ चली गई है। आर्या गुस्से में कहती है कि उसकी ये हरकत स्कूल में उसकी रेपुटेशन खराब कर देगी, लेकिन बटलर बीच में आकर बताता है कि उसे कोई चिहिरो नाम का लड़का लेकर गया है। इससे डैन में नई एनर्जी आ जाती है और वो टब में खड़ा होकर चिहिरो को अपनी इनोसेंट बेटी को मैनिपुलेट करने का दोषी ठहराता है और बदला लेने की कसम खाता है। वहीं आर्या उस खालीपन को महसूस करती है जिसे वो हर रात मिस करती है और सोचती है कि उसका टाइम कब आएगा।
उसी समय रिया सुई और धागे से अपने वुंड को बंद करती है, जिससे चिहिरो हैरान हो जाता है कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है। वो बताती है कि ये सब स्कूल की कंपलसरी स्विंग क्लास की वजह से है और मुस्कुराती है कि अब उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। तभी चिहिरो उसके कंधे पकड़कर पूछता है कि वो इतनी केयरफ्री कैसे हो सकती है जब हालात इतने सीरियस हैं, और क्या उसे सिचुएशन की ग्रेविटी समझ भी आ रही है। रिया खुद को छुड़ाती है और शर्माते हुए कहती है कि वो बस नर्वस है क्योंकि ये किसी लड़के के रूम में उसका पहला एक्सपीरियंस है, जिससे चिहिरो सोचने लगता है कि कहीं गिरते वक्त उसे सिर पर भी तो चोट नहीं लगी। कुछ समय बाद जब रिया खिड़की से बाहर देख रही होती है, चिहिरो सोचता है कि क्या वो यहीं फ्री लोड करने वाली है और मजाक में उसे पेमेंट की तरह ऑब्जर्व कर लेता है। तभी रिया उसे चौंका देती है, ये बताते हुए कि बाबू एक पेड़ पर बैठा है, और चिहिरो हैरान रह जाता है ये देखकर कि उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो चुकी हैं। रिया बताती है कि बाबू वहां बैठकर कितना खुश लग रहा है, और चिहिरो पूछता है कि क्या वो उसकी म्याउइंग समझ पा रही है, जिस पर वो मना कर देती है। चिहिरो को लगता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो दोनों ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बाबू इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहा था, जबकि रिया बिल्कुल अपनी यूजुअल सेल्फ जैसी है। रिया उसकी नजरें पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या उसे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर वो ज़ॉम्बी मूवीज वाली उसकी सेल्फ प्रोक्लेम्ड गर्लफ्रेंड्स की तरह एक्ट करे। लेकिन चिहिरो शर्मा जाता है और कहता है कि वो जैसी है वैसे ही क्यूट है। इसके बाद रिया उसे याद दिलाती है कि अब से उसे उसकी वेल बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जिस पर चिहिरो कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। जहां चिहिरो सोच रहा होता है कि शायद वो डेटिंग या शादी जैसी कोई बात कहेगी, वहीं रिया कहती है कि वो उसके साथ मूवीज देखना चाहती है और अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती है, क्योंकि जब वो अलाइव थी तब ये सब नहीं कर पाई। वो मुस्कुराते हुए उससे नॉर्मल लड़की की तरह जीने में मदद करने को कहती है, और चिहिरो पूरी तरह रिज्ड अप होकर ब्लश करने लगता है। तभी अचानक रिया को उसे किस करने का इंपल्स आता है और वो उसके शोल्डर्स पकड़कर अपना चेहरा चिहिरो के करीब ले आती है। लेकिन प्लॉट आगे बढ़ने से ठीक पहले बाहर से रैंको की तेज आवाज चिहिरो को बुला लेती है और उसे मजबूरन बाहर जाना पड़ता है। वो लाउड माउथ उसे सुबह छोड़ देने के लिए जर्क कहती है और बोलती है कि वो उसके रूप में आ रही है, लेकिन चिहिरो नहीं चाहता कि अभी कोई रिया के बारे में जाने, इसलिए वो उसे बाहर ही बात करने को मना लेता है। जाने से पहले रिया से अपने रूम में ही रहने को कहता है, और उसके जाते ही रिया को यकीन नहीं होता कि अगर रैंको ना आती तो वो सच में चिहिरो को किस करने वाली थी। उधर चिहिरो रैंको को रिवर साइड ले जाता है, जहां वो उस पर अपने प्रो रेसलिंग मूव्स आजमाती है जब तक वो उसे इग्नोर करने के लिए अपोलोजाइज नहीं कर देता। फिर वो शांत होकर उसे जल्द सेलफोन लेने की सलाह देती है, लेकिन चिहिरो कहता है कि वो दिल से बूमर है, उसे इसकी जरूरत नहीं। तभी यासुताका और मोगी भी वहां आ जाते हैं और गर्ल्स ऑब्सेस्ड लूजर दौड़कर चिहिरो से रिया से मिलवाने की भीख मांगता है। वो उसे इतनी हॉट लड़की के साथ होने के लिए गॉड तक कह देता है, लेकिन चिहिरो आर्ग्यू करता है कि उसे तो सिर्फ ज़ॉम्बी गर्ल्स पसंद है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसकी करंट सिचुएशन कितनी परफेक्ट है, क्योंकि रिया जैसी क्यूट लड़की अब ज़ॉम्बी है और इस वक्त उसके रूम में है। वो शर्माते हुए ग्रिन करने लगता है, जिससे रैंको को शक होता है और वो पूछती है कि असल में चल क्या रहा है, लेकिन वो बात टाल देता है। उसी समय रिया अपने रूम में चुपचाप बैठी सोचती है कि क्या रैंको कोई ऐसी है जिसमें चिहिरो इंटरेस्टेड है, और उसे हल्की सी जेलसी महसूस होती है। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो खाली घर का फायदा उठाकर बाथरूम चली जाती है। वहां वो अपनी बैंडेजेस हटाकर शावर में चली जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब वो पानी का टेम्परेचर महसूस नहीं कर पा रही। तभी उसे एक स्ट्रेंज सा लूफा दिखता है और वो उसे हाथ में लेकर देखने लगती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और चिहिरो के स्लाइटली ऑफ ग्रैंडपा जागुरो अंदर आ जाते हैं। रिया तुरंत उन्हें बाहर जाने को कहती है और खुद को ढक लेती है, लेकिन कंफ्यूज्ड बूढ़ा आगे बढ़ जाता है और अजीब हरकतें करने लगता है। थोड़ी स्ट्रगल के बाद रिया किसी तरह वहां से निकलकर भागती है और चिहिरो के रूम में पहुंच जाती है। पीछे उस अनस्टेबल बूढ़े को छोड़कर जो बाहर ही अभी अभी घर लौटी मैरो पर भी झपट पड़ता है। मैरो उसे आसानी से दूर धकेल देती है, और जब वो उसे भी गलत नाम से बुलाता है तो वो याद दिलाती है कि उसकी वाइफ का नाम कियो था, कोई और नहीं। दूसरी तरफ रिया को एहसास होता है कि डिनर टाइम हो गया है और वो डैन के बारे में सोचती है। हैरान होती है कि कैसे वो उसकी कंट्रोलिंग दुनिया से निकलकर यहाँ आ गई। फिर भी वो खुद को आजाद महसूस करती है और फर्श पर लेट जाती है। जब चिहिरो देर रात घर लौटता है तो वो रिया को फर्श पर अधनींदी में पाता है, बस टॉवल में लिपटी हुई, जो स्लीपी आवाज में ग्रीट करती है। चिहिरो उसे ठीक से ढकने को कहता है ताकि उसे ठंड न लगे, लेकिन वो याद दिलाती है कि वो तो अब अलाइव ही नहीं है। इससे चिहिरो का अंदर का ज़ॉम्बी नर्ड जाग जाता है और वो उसके पास बैठकर उससे कई सवाल पूछने लगता है, जिस पर वो कैजुअली उसे याद दिलाती है कि उसका शरीर पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। वो ये भी बताती है कि उसका बॉडी अब नॉर्मल तरीके से मूव नहीं कर रहा, जैसे धीरे धीरे स्टिफ हो रहा हो। और जब चिहिरो उसका हाथ छूता है तो उसे समझ आता है कि डीके शुरू हो गया है। वो जल्दी से उसे अपने बेड पर लेटाता है और उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में हालत बिगड़ जाएगी। खिड़कियां बंद करके और कर्टन्स खींचकर वो एसी चालू करता है और रिया को गुड नाइट कहकर रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो अपने घर के श्राइन में जाता है और फर्श पर लेटकर रिया की प्यारी मुस्कान को याद करता है।
जैसे जैसे उसके दिमाग में उसे खो देने का ख्याल आता है, चिहिरो समझ जाता है कि उसे प्रिजर्व करने का कोई तरीका जल्द ही ढूंढना होगा। अगली सुबह वो मेरो से डेड बॉडीज प्रिजर्व करने वाली उसकी किताब मांगता है, लेकिन वो बताती है कि वो किताब वो पहले ही अपने एक दोस्त को उधार दे चुकी है। उसके चेहरे पर डिसअपॉइंटेड लुक देखकर मेरू पूछती है कि उसे इसकी जरूरत क्यों है, लेकिन वो उसे टाल देता है और वहां से चला जाता है, जिससे उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो लेटली इतना सस्पिशियस क्यों बिहेव कर रहा है। इसके बाद वो अपने रूम में लौटता है और रिया को ध्यान से देखता है, ये सोचते हुए कि उसे डिके से ज्यादा समय तक कैसे बचाया जाए। लेकिन तभी उसके पिता ड्यून उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला लेते हैं और उसकी सोच टूट जाती है। चिहिरो कहता है कि वो 1 मिनट में आ रहा है और उसे एहसास होता है कि रिया को ऐसे बेड पर छोड़ देना सही आइडिया नहीं है, इसलिए वो जल्दी से क्लोजेट में उसके लिए एक मेकशिफ्ट बेड तैयार करता है और उसे वहां शिफ्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो अपनी ज़ॉम्बी फिल्म्स में से एक पर ठोकर खा जाता है और रिया उसके ऊपर गिर जाती है। उस ऑकवर्ड मोमेंट में उसका इनर इडियट जागने लगता है और वो ऑलमोस्ट एक लिटरल मम्मी के बहुत करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी ड्यून फिर से आवाज लगाता है और उसकी हरकत रुक जाती है। वो जल्दी से रिया को क्लोजेट में सुला देता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसके पेट से आवाज आती है, जिससे चिहिरो सोचने लगता है कि जब उसका बॉडी नॉर्मल होगी तो उसे खाने में क्या देना चाहिए। बाद में जब वो फैमिली के साथ लंच कर रहा होता है, उसे रिया की वो बात याद आती है जिसमें उसने नॉर्मल लड़की की तरह जीने की बात कही थी। तो वो मेरो से पूछता है कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है। वो उसे ऐसे देखती है जैसे उसकी एक और ब्रेन सेल उड़ गई हो, तो वो बात बदल देता है और खाने पर ध्यान देता है। उसी समय रेंको अपने फैमिली रेस्टोरेंट से खाना लेकर रिया के घर जाती है, जहां वो स्कूल के एक जूनियर को झाड़ियों में छिपा हुआ पाती है। जब वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो जूनियर बताती है कि रिया के गायब होने के बाद वो उसके घर क्लूज ढूंढने आई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब रेंको वापस अपने घर की तरफ जाती है तो वो लड़की उसके पीछे पीछे चलने लगती है और बताती है कि रिया उसकी आइडल थी, और जब वो हमेशा अपसेट रहने लगी थी तो उसे चिंता होने लगी थी। वो रेंको को रिया के साथ ली हुई कुछ पिक्चर्स भी दिखाती है और उसकी ब्यूटी की तारीफ करती है, जिससे रेंको को रिया से जेलसी भी होती है और उसे ये भी लगता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। इसी बीच चिहिरो अपनी मंथली टेम्पल क्लीनिंग ड्यूटी में फंसा होता है, लेकिन जब वो सोचता है कि रिया के बॉडी के बिगड़ने से पहले उसके पास कितना कम टाइम है, तो ड्यून, जो उनके फैमिली टेम्पल का प्रीस्ट भी है, उसे कहता है कि बाबू की डेथ के कुछ ही दिनों के बाद वो कोई नया कैट नहीं रख सकता। चिहिरो समझाता है कि कोई नया कैट नहीं है, बस वही पुराना बाबू है जिसे वो वापस ले आया है। लेकिन ड्यून उस पर यकीन नहीं करता और सोचता है कि कहीं वो इन दिनों किसी अजीब हरी पत्तियों के असर में तो नहीं है। तभी जोगोनो ये बात सुन लेता है और कहता है कि उसने सच में बाबू को घूमते हुए देखा है, और जैसे ही चिहिरो उसके साथ हंसने लगता है, वो उसके रेजरेक्शन पिल्स को भी ऑसम कह देता है। चिहिरो फ्रीज हो जाता है और पूछता है कि वो रेजरेक्शन पिल्स से क्या मतलब है, लेकिन ग्रैंडपा तुरंत अपने कंफ्यूज्ड मोड में लौट जाते हैं और अजीब हरकत करने लगते हैं, जिससे चिहिरो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो उसके पीछे जाकर और सवाल पूछना चाहता है, लेकिन ड्यून उसे पकड़ लेता है और काम में ढील न देने को कहता है। बाद में हाउस क्लीनिंग करते वक्त चिहिरो सोचता है कि जोगोरो को और क्या क्या पता हो सकता है, खासकर अगर वही रेजरेक्शन रेसिपी लिखने वाला हो। तभी मेरो उसके पास आती है और कहती है कि वो उसके रूम की सफाई करने वाली है। चिहिरो पहले तो थैंक्स कहकर अपनी डे ड्रीमिंग में लौट जाता है, लेकिन अचानक उसे रिया याद आ जाती है और उसे रोककर कहता है कि अब वो खुद अपना रूम साफ करेगा क्योंकि वो बड़ा हो गया है। मेरो को ये थोड़ा सस लगता है, लेकिन वो उसे करने देती है और चिहिरो राहत की सांस लेता है। तभी रेंको अपने फैमिली शॉप से फूड डिलीवरी लेकर आ जाती है, और भले ही चिहिरो को उसका बिना बुलाए आना एनोइंग लगता है, ड्यून सोचने लगता है कि वो कब अपने डिसअपॉइंटिंग बेटे को, रेंको को, अपनी डॉटर इन लॉ बनाएगा। रेंको भी टीजिंग शुरू कर देती है, लेकिन चिहिरो उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो इस ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता और फर्श साफ करने में लग जाता है। रेंको लगातार बोलती रहती है और बताती है कि आज जब वो रिया के घर खाना देने गई थी तो मेड से उसे पता चला कि रिया किसी लवर के साथ भाग गई है। वो सोचने लगती है कि फॉरबिडन लव से मिलकर रिया को कैसा फील हुआ होगा, और चिहिरो अनजाने में खुद को एक इमेजिनरी सीन में सोचने लगता है, लेकिन रेंको उसकी फैंटेसी तोड़ देती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो वैसे भी रिया जैसी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है और पूछती है कि वो उसे जानता भी कैसे है, जिस पर वो साफ कह देता है कि ये उसकी बिजनेस नहीं है। जब चिहिरो कोई टी स्पिल नहीं करता तो रेंको गुड बाय कहकर जाने लगती है, लेकिन बीच में ही मन बदलकर उसके रूम से एक ज़ॉम्बी फिल्म लेने का फैसला करती है। रूम में घुसते ही उसे एसी की ठंडक महसूस होती है और वो उसे बंद कर देती है। फिर चिहिरो की फिल्म कलेक्शन देखने लगती है। तभी उसे एक लंबा हेयर स्ट्रैंड मिलता है और वो समझ जाती है कि ये चिहिरो का नहीं हो सकता, यानी वो उससे कुछ छिपा रहा है। अचानक उसे लगता है कि क्लोजेट से कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो अंदर बेडिंग खाली होती है और रिया का निशान नहीं होता। उसी पल रिया, जो सीलिंग से लटकी होती है, रेंको के ऊपर कूद जाती है, जिससे वो जोर से चिल्ला देती है और रिया उसे क्यूरियोसिटी से ऑब्जर्व करने लगती है।
जैसे ही रेंको उसे पहचानती है वो उसे धक्का दे देती है, जिससे रिया के पेट के वुंड से फिर से असर दिखने लगता है। जैसे ही चिहिरो रैंको की चीख सुनकर अपने रूम में दौड़ कर आता है, लेकिन वहां रिया उसे एक अजीब और ऑकवर्ड हरकत करती हुई दिखती है। जैसे ही वो उसे अलग करता है, रिया अचानक उसे हग कर लेती है और चीख के पास फेस ले आती है। अपनी अजीब स्ट्रॉन्ग ग्रिप से उसकी सांस ही अटका देती है। चिहिरो को लगता है कि उसका लाइफ टाइम सपना सच हो रहा है, भले ही उसे ठीक से ब्रेथ लेने में दिक्कत हो रही हो। लेकिन जैसे ही रिया उससे अलग होती है, गुस्से में रैंको उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि रिया जैसे इंसान का उसके रूम में क्या काम है। वो ये भी पूछती है कि जब वो हर्ट है तो उसने अभी तक डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया। तभी वो रिया के कंप्लीटली ब्लैंक और लाइफलेस एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाती है कि वो अब नॉर्मल नहीं है। चिहिरो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसके पीछे एक वजह है, लेकिन रैंको उसकी एक नहीं सुनती और अपने ज़ॉम्बी मर्च से उसे मारने लगती है ताकि उसके कंफ्यूज दिमाग में थोड़ी अकल आए। उसी समय कंफ्यूज्ड रिया खिड़की के बाहर बाबू को देख लेती है और छत पर उसकी तरफ बढ़ जाती है, जबकि चिहिरो घबराकर उसे वापस बुलाता रहता है। जब वो नहीं रुकती तो वो भी खिड़की से कूद जाता है और रैंको से कहता है कि जोगुरु को बाथ हाउस से बाहर लाए। तभी ड्यून उसे छत पर देख लेता है और पूछता है कि वो स्क्रीम किस बात की थी, जिस पर चिहिरो झूठ बोल देता है कि रैंको बस एक ज़ॉम्बी मूवी देख रही थी। ड्यून उसे वापस क्लीनिंग ड्यूटी पर जाने को कहता है, लेकिन चिहिरो कहता है कि उसे बाबू को ढूंढना है, जिससे ड्यून को लगता है कि कहीं उसका बेटा इतनी कम उम्र में ही जोगुरु जैसा कंफ्यूज तो नहीं हो गया। दूसरी तरफ चिहिरो ग्रेवयार्ड के पास हाइड्रेंजिया फील्ड में बाबू और रिया को ढूंढ लेता है, जहां वो पत्तियां खा रही होती है और धीरे धीरे उसकी आंखें नॉर्मल होने लगती हैं। जैसे ही उसे होश आता है, चिहिरो उसे आवाज देता है और वो घूमती है। तभी उसका टावल ढीला हो जाता है और चिहिरो को एक ऑकवर्ड सा मोमेंट देखने को मिल जाता है। रिया चिल्लाते हुए पूछती है कि वो यहाँ क्यों है, तो चिहिरो तुरंत एक शर्ट उसकी तरफ फेंकता है और समझ जाता है कि हाइड्रेंजिया टॉक्सिन, जो उसके रिजरेक्शन पोशन का मेन इंग्रेडिएंट था, वही उसके इफेक्ट को प्रोलॉन्ग कर रहा है। तभी जोगुरु रैंको की पीठ पर लटका हुआ आता है और चिहिरो से पूछता है कि क्या वही सदा यानी रिया को वापस लाया है, और बताता है कि रिजरेक्शन ड्रग अभी इनकम्प्लीट है। हैरानी में देखते हुए चिहिरो सुनता है कि जोगुरु कहता है कि अगर इफेक्ट को प्रोलॉन्ग न किया गया तो रिया का बॉडी धीरे धीरे डीके हो जाएगा। जब जोगुरु रैंको को अपनी वाइफ समझकर वियर्ड हरकतें करने लगता है तो वो समझाता है कि रिया को रोज एक्सरसाइज करनी होगी, कूल रहना होगा और हाइड्रेंजिया लीव्स खानी होंगी ताकि बॉडी प्रिजर्व रहे। जैसे तैसे रैंको खुद से उसे अलग करती है। जोगुरु चिहिरो को वार्न करता है कि टॉक्सिन सिर्फ डिके को स्लो करता है, लेकिन ड्रग कंप्लीट ना होने की वजह से बॉडी आखिरकार डिटेरोरेट हो जाएगी। तभी रैंको एक क्ले पॉट जोगुरु पर फेंक देती है, जिससे वो फिर से कंफ्यूज मोड में चला जाता है और चिहिरो अपनी बैड लक को कोसता है। उसी वक्त ड्यून और मीरो भी वहां पहुंच जाते हैं और मीरो जोगुरु को अंदर ले जाती है ताकि वो रैंको को और परेशान न करे। ड्यून चिहिरो से रिया के बारे में पूछता है। रिया सोचने लगती है कि शायद अब उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन चिहिरो हिम्मत करके ड्यून से रिक्वेस्ट करता है कि रिया को उनके घर में रहने दिया जाए, जिससे रैंको भी शॉक्ड हो जाती है। चिहिरो बताता है कि कुछ इंसिडेंट्स की वजह से रिया के पास रहने की जगह नहीं बची और ड्यून कहता है कि वो जितना चाहे यहाँ रह सकती है, क्योंकि उनका टेम्पल जरूरतमंद औरतों की मदद के लिए ही बना था। ये सुनकर चिहिरो इतना खुश हो जाता है कि वो तुरंत रिया की तरफ मुड़कर कहता है कि अब वो ऑफिशियली उसके घर में रह सकती है, जिस पर ड्यून पूछ बैठता है कि क्या वो पहले से साथ रह रहे थे। चिहिरो शर्मा जाता है और मना करता है, जबकि रैंको जेलस होकर रिया को देखती है और सोचती है कि शायद एक वॉकिंग कॉप्स के चांसेस भी उससे ज्यादा है। अचानक रैंको लॉन्ड्री से एक शर्ट उठाती है, कहती है कि उसे घर जाना है और वहां से भाग जाती है। उस शाम चिहिरो अपने ग्रैंडपा की बातों के आधार पर रिया की एक्टिविटीज जर्नल करने का फैसला करता है ताकि कलेक्टेड इन्फो से उसे प्रिजर्व करने का तरीका मिल सके। तभी रिया उसके रूम से झांक कर पूछती है कि क्या उसके लिए उसका रूम ऑक्यूपाई करना ठीक है, जबकि चिहिरो हॉल में सो रहा है। चिहिरो कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक वो ज़ॉम्बीज के बारे में और सीख रहा है, लेकिन रिया फिर भी उसे ट्रबल देने के लिए सॉरी कहती है। वो ये भी कहती है कि अगर चाहे तो वो ये रूम शेयर कर सकते हैं, लेकिन चिहिरो शर्माते हुए कहता है कि ये रिस्की होगा क्योंकि वो पहले ही एक बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं। ये सुनकर रिया घबरा जाती है और पूछती है कि उसका मतलब क्या है, जिस पर चिहिरो बात टाल देता है। रिया सोचने लगती है कि कहीं उसने अनकॉन्शियस होने पर कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन चिहिरो कहता है कि उल्टा था। फिर भी रिया उसके वर्ड्स पर भरोसा नहीं करती। दूसरी तरफ मीरो चुपके से सब देख रही होती है और सोचती है कि क्या अब उसे रोज इन दोनों की प्लॉट डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी। अगले दिन चिहिरो अपने वियर्ड एंथुजियाज्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और रिया की डेली रूटीन को रिकॉर्ड करने लगता है, ज़ॉम्बी कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्यूमेंट करने के बहाने, जबकि रिया शर्माते हुए मना करती है। चिहिरो कहता है कि ये उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए है और रिकॉर्डिंग जारी रखता है, उससे और दिखाने को कहता है। लेटर दैट नाइट जब चिहिरो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, मीरो कहती है कि उसने रिया के पोषण के लिए भी काफ़ी बना लिया है और ड्यून कहता है कि उसे भी डिनर ज्वाइन करना चाहिए।
चिहिरो झूठ बोलता है कि वो फैमिली पर बर्डन नहीं बनना चाहती और अकेले खाना प्रेफर करेगी, लेकिन फैमिली फिर भी इंसिस्ट करती है कि वो उनका मैसेज उसे पहुंचा दे। लेटर रांको रिया के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है, जिससे चिहिरो सोचने लगता है कि क्या उनमें इनरवेयर भी होंगे, लेकिन रांको उसे सर्टिफाइड डीजेनरेट कहकर डांट देती है। वो जल्दी से उसे एक्सप्लेन करता है कि रिया के साथ उसका रिलेशन वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, और कपड़ों के लिए उसे थैंक्स कहता है। लेटर जब वो ये कपड़े अपने रूम में लेकर जाता है तो वो रिया और बाबू को हाइड्रेंजिया लीव्स खाते हुए अकेले पाता है, जिससे उसे बुरा लगता है कि रिया को उससे बिल्कुल अलग लाइफ जीनी पड़ रही है। वो बाहर वॉक पर चलने का सजेस्ट करता है और नेबरहुड में उसके साथ घूमते हुए उसे रिकॉर्ड करता है, जिससे चिहिरो रियलाइज करता है कि दुनिया में सिर्फ वही 2 लोग हैं जो जानते हैं कि वो ज़ॉम्बी है। मीनवाइल बाकी सबके लिए रिया बस एक नॉर्मल गर्ल जैसी दिखती है। लेटर जब डैन का बटलर दूर से उन पर नजर रखता है, रिया कहती है कि ज़ॉम्बी बनने के बाद से उसने ना तो वॉशरूम यूज़ किया है और ना ही उसे नींद आई है, और भले ही ये बात उसे परेशान करनी चाहिए थी, फिर भी उसने कभी खुद को इतना हैप्पी महसूस नहीं किया। वो उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसे उसकी पुरानी लाइफ से फ्री कर दिया, और भले ही चिहिरो अभी भी उसके बॉडी के डिटोरिएट होने को लेकर एंग्शियस है, वो प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसका प्रॉपर केयर करेगा, जिससे रिया शर्मा कर उसे स्माइल देती है। लेटर जब वे पार्क में घूम रहे होते हैं, चिहिरो ओवरथिंक करने लगता है कि हाइड्रेंजिया सीजन खत्म होने के बाद उसका क्या होगा, और ध्यान नहीं देता। तभी कारकुन लगभग उसे टक्कर मार देता है। रिया उसे बचाने के लिए उसे साइड में पुश करती है, लेकिन अपनी अनकंट्रोल्ड ज़ॉम्बी स्ट्रेंथ की वजह से उसे थोड़ा ज़्यादा जोर से धक्का लग जाता है और चिहिरो को चोट लग जाती है। वो तुरंत उसकी हेल्प करने आती है, और भले ही वो कहता है कि वो ठीक है, रिया उसके एल्बो पर लगी चोट नोटिस कर लेती है और उसे क्लीन करने लगती है। चिहिरो ऑकवर्ड फील करने लगता है, लेकिन रिया इंसिस्ट करती है कि वो बस वूंड को सैनिटाइज कर रही है, और वो चुपचाप शर्माते हुए बैठा रहता है। ऑन दी अदर हैंड रांको घर लौटते वक्त फ्रस्ट्रेशन में दौड़ रही होती है, रिया की वजह से उसकी और चिहिरो की लव स्टोरी में आई रुकावट को सोचकर। उसे पहली बार की याद आती है जब वो ग्रेवयार्ड में रास्ता भटक गई थी और चिहिरो उसे बचाने आया था। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे घर छोड़ा था, और वो सोचती रही कि वो उसके प्रिंस चार्मिंग का थोड़ा ऑकवर्ड वर्जन लग रहा था। नेक्स्ट डे उसके अंकल ड्यून ने उसे अपने बेटे से मिलवाया, जो चिहिरो निकला, और रांको को उम्मीद होने लगी कि वे अच्छे से गेट अलॉन्ग करेंगे। लेकिन जब उसने फर्स्ट डेट पर ज़ॉम्बी मूवी लगा दी तो उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया और वो डर के मारे ऑलमोस्ट रोने लगी। इवन जब उसने अपने टीयर्स से उसका अटेंशन खींचने की कोशिश की, चिहिरो स्क्रीन से नजर नहीं हटाता जब तक वो टीवी बंद करके उसे बाहर चलने को मजबूर नहीं करती। साइड वॉक पर चलते हुए वो उसके हॉबीज पूछती रहती है, लेकिन ज़ॉम्बीज और फूड के अलावा उसे कुछ पता नहीं होता। तभी रांको को हाइड्रेंजिया का एक फील्ड दिखता है और वो उसे दिखाने के लिए मुड़ती है, लेकिन देखती है कि चिहिरो जमीन खोद रहा है और कह रहा है कि नीचे कोई ज़ॉम्बी हो सकता है। रांको इस पर गुस्सा होती है। तभी स्कूल के कुछ लड़के चिहिरो को लड़की के साथ घूमने पर बुली करने लगते हैं। भले ही उसे लगा था कि ज़ॉम्बी मूवीज देखने से उसकी स्किन थिक हो गई होगी, लेकिन वो तुरंत रोने लगता है और वहां से भाग जाता है। इससे रांको के मन में उसके लिए जो भी फीलिंग्स बची थी वो खत्म हो जाती हैं, और लेटर जब वो पेरेंट्स के साथ टाउन लौटती है तो वो चिहिरो को गुड बाय तक नहीं कहती। प्रेजेंट में वो एक शाम फैमिली रेस्टोरेंट में हेल्प कर रही होती है, और किचन में लौटते ही चिहिरो को काम ठीक से करने को कहती है, भले ही वो बस स्टैंड इन ही क्यों ना हो। जब दोनों की नोकझोंक शुरू होती है, रांको की मदर अंदर आती है और कहती है कि वे दिन ब दिन एक टॉक्सिक कपल जैसे लगने लगे हैं। वो चिहिरो से ये भी कहती है कि अगर वे पहले से क्लोज हो चुके हों तो उसे सरप्राइज नहीं होगा, जिससे रांको एम्बैरेस हो जाती है। रैंको एम्बैरेस हो जाती है और वहां से हटने लगती है, लेकिन टूटे हुए प्लेट पर ठोकर खा लेती है। चिहिरो उसे पकड़ लेता है और मोमेंट ऑकवर्ड हो जाता है, तो वो तुरंत हाथ हटा लेता है, जिस पर रैंको बुदबुदाती है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो भी उसे वायरस की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेटर दैट इवनिंग जब दोनों नेबरहुड में पार्सल्स डिलीवर करने जाते हैं, चिहिरो पूछता है कि वो रेस्टोरेंट छोड़कर उसके साथ क्यों घूम रही है। रैंको जवाब देती है कि वो यहाँ इसलिए है ताकि उसकी वीक सोशल स्किल्स की वजह से कस्टमर्स ना भाग जाएं। तभी वे ड्यून के टेम्पल पहुंचते हैं। ड्यून फिर से चिहिरो को स्लैकिंग छोड़ने और एक दिन रैंको को डॉटर इन लॉ बनाने को कहता है, लेकिन चिहिरो चुप रहता है और फूड डिलीवरी जर्नी रेज्यूम कर देता है। रास्ते में वो कहता है कि वो जल्दी घर लौटना चाहता है क्योंकि उसे रिया की चिंता है, जिस पर रैंको उसे टीज करती है और वो शर्मा जाता है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उनका रिलेशन वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, लेकिन तभी यासुताका और उसका दोस्त आ जाते हैं, जो मान लेते हैं कि वो रैंको के साथ रिया को धोखा दे रहा है। चिहिरो तुरंत डिनाई करता है, जिससे रैंको नाराज हो जाती है और कहती है कि उसे उसके साथ डेटिंग के आइडिया को किसी अबोमिनेशन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। जब दोनों आर्ग्यू कर रहे होते हैं, यासुताका पूछता है कि क्या वे लवर्स की लड़ाई के बीच है, और चिहिरो को टीज करता है कि वो सब बैडीज को कैसे अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि वो एक यूजलेस ज़ॉम्बी फैनेटिक है। इससे रैंको को चिहिरो से उसकी दूसरी मुलाकात याद आती है, जो उसके जाने के 2 साल बाद हुई थी, जब उसके पेरेंट्स ने उसके नेबरहुड में शिफ्ट होकर रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया था। कजिन्स होने की वजह से उसकी मदर उसे अक्सर खेलने बुलाती थी, लेकिन जब भी वो बाहर चलने का सजेस्ट करती, चिहिरो हमेशा मना कर देता था।
चीजें तब और खराब हो गई जब उसकी माँ ने उसे चिहिरो के साथ रहने के लिए पुश किया और सजेस्ट किया कि वे साथ में एक मूवी रेंटल स्टोर जाएं। हालांकि जब उसने ये बात मान ली, तब भी स्टोर पर चिहिरो ने अपनी ज़ॉम्बी मूवीज के चक्कर में उसे फिर से इग्नोर कर दिया। अचानक ज़ॉम्बी बना हुआ एक आदमी वहां आया और उसने उसे बुरी तरह डरा दिया और फिर चिहिरो को देखने के लिए एक नई अमेरिकन हॉरर मूवी थमा दी। जब वे इस मूवी के साथ घर लौट रहे थे, रैंको ने चिहिरो को बताया कि उसे ना तो हॉरर मूवीज पसंद हैं और ना ही ज़ॉम्बीज, लेकिन वो इंसिस्ट करता रहा कि ये मूवी बेस्ट है और उसे पसंद आएगी। इस बात ने आखिरकार उसका पारा चढ़ा दिया और उसने उसके हाथ से मूवी छीन ली और चिल्लाते हुए कि उसे कार्टून देखना है, वापस स्टोर की तरफ भागी। लेकिन एक पागल कुत्ते ने उसका रास्ता रोक लिया और उसके अंदर की नई नई जागी बैडी वहीं ढेर हो गई। जैसे ही चिहिरो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, उसने एक पाइप उठाया और खुद डरा हुआ होने के बावजूद उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। इसके बाद वे दोनों खूब रोए और बाद में एक दूसरे का हाथ थामे घर लौटे। उस रात रैंको को रियलाइज हुआ कि भले ही उसे पक्का पता ना हो कि उसे चिहिरो से तब प्यार हुआ था जब वो उससे पहली बार ग्रेवयार्ड में मिली थी, लेकिन कुत्ते से बचाने के बाद वो पूरी तरह उसके प्यार में पड़ गई थी। उस रात जब वो उसके साथ उसकी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी देख रही थी, रैंको ने पूछा कि वो अपनी फर्स्ट किस कैसी चाहता है और चिहिरो ने कहा कि वो एक ज़ॉम्बी गर्ल को किस करना चाहता है, जिसने उसे हैरान कर दिया। प्रेजेंट में यासुताका के वहां से घसीटे जाने के बाद रैंको हाथ पकड़ने का सजेस्ट करती है और हालांकि चिहिरो को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसे बात माननी पड़ती है। जैसे ही वे अपनी अगली डिलीवरी लोकेशन की ओर बढ़ते हैं, रैंको पूछती है कि क्या उसे याद है कि उन्होंने पहली बार हाथ कब पकड़ा था, और चिहिरो जवाब देता है कि शायद वो तब था जब वो उससे ग्रेवयार्ड में मिला था। ये रियलाइज़ करके कि वो अकेली नहीं है जिसे ये याद है, रैंको पूरी तरह रिजर्व हो जाती है और डिलीवरीज पूरी करने के बाद चिहिरो को दिन भर के लिए घर जाने देती है। हालांकि जैसे ही वो अपनी आज़ादी का जश्न मनाता है, रैंको को इस बात से जलन होने लगती है कि वो रिया के पास वापस जाएगा और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो उसे दीवार की ओर पुश करती है और किस करने के लिए अपने होंठ उसके करीब लाती है, लेकिन ऐन मौके पर पीछे हट जाती है और उसे लेक्चर देने लगती है कि उसे सावधान रहना चाहिए कि उसे कौन किस कर रहा है। वो शर्म के मारे वहां से भाग जाती है और चिहिरो को कंफ्यूज छोड़ देती है, पर असल में वो अब भी रिया के साथ उसकी किस को लेकर जेलस है और उससे हारना नहीं चाहती। कुछ रातों बाद जब रिया आखिरकार चिहिरो की फैमिली के साथ डिनर के लिए आती है, तो वो उसके केक में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और उसे फिल्म करना शुरू कर देता है, जिससे उस ज़ॉम्बी गर्ल के लिए सब बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। वो उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो आर्ग्यू करता है कि उसकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। तभी ड्यून बीच में आता है और चिहिरो को अपने खाने पर ध्यान देने के लिए कहता है। जब परिवार फिर से खाना शुरू करता है तो ड्यून नोटिस करता है कि रिया केवल हाइड्रेंजा के पत्ते खा रही है और पूछता है कि क्या वो अपने पिछले जन्म में कोई बकरी थी। चिहिरो तुरंत कहता है कि वो एक वेजिटेरियन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, जबकि मीरो टकटकी लगाकर बाबू को देखती है जो वही पत्ते खा रहा है। उस रात बाद में अपने नोट्स लिखते समय चिहिरो को फिर से रिया की प्राइवेसी में दखल देने का मन करता है और वो उसे बाबू के साथ छत पर बैठा पाता है और याद करता है कि वो ना तो सोती है और ना ही टॉयलेट का इस्तेमाल करती है। बाबू उसके सामने कूदता है और पत्तों की एक बॉल प्यूक कर देता है। इससे चिहिरो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रिया भी ऐसा ही करेगी और वो कैमरा उसके चेहरे पर अड़ा देता है और उसके प्यूक करने का इंतजार करने लगता है। जैसे जैसे वो लड़की उसकी इन वियर्ड फेटिशेस की वजह से और भी शर्मिंदा महसूस करती है, वो उसे कहती है कि अगर वो उसे फिल्म करना जारी रखना चाहता है तो उसे कल उसे मॉल ले जाना होगा। अगले दिन रिया का सपना सच हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो चिहिरो को अपनी नई ड्रेस पहनकर दिखाती है, वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि वो अभी भी उसे फिल्म करने में ही लगा है। वो उससे ये भी कहता है कि वो जल्दी फैसला करे क्योंकि ये 100वीं ड्रेस है जिसे वो ट्राई कर रही है, लेकिन रिया कहती है कि उसे अपना फैसला सोच समझ कर लेना होगा क्योंकि चिहिरो पहली बार उसके लिए शॉपिंग कर रहा है। ये बात उसे टच कर जाती है और चिहिरो वापस इस सोच में डूब जाता है कि उसे रिया के शरीर को गर्मी से कैसे बचाना है और सोचता है कि उसकी पुरानी जिंदगी कितनी खराब रही होगी कि उसने कभी मॉल तक नहीं देखा था। इसी बीच रैंको एक बाथ हाउस जाती है और गर्म पानी में रिलैक्स करते हुए उस दिन चिहिरो को दीवार पर पुश करने और उसे किस करने की कोशिश पर शर्मिंदा महसूस करती है। तभी उसे याद आता है कि चिहिरो कहता है कि वो रिया के लिए जिम्मेदार महसूस करता है और उसे जलन होने लगती है। बाद में जब वो अपना वेट चेक करती है तो वो इस बात पर भड़क जाती है कि जब से रिया चिहिरो की जिंदगी में आई है, सब कुछ बस उसी के बारे में हो रहा है। तभी उसकी इस हालत के बीच मीरो वहां आ जाती है। रैंको तुरंत नॉर्मल होने का नाटक करती है और पूछती है कि क्या मीरो और उसकी सहेलियां भी शाम को यहीं रुकेंगी, और वो लड़की सिर हिलाकर हाँ कहती है। वो ये भी पूछती है कि क्या चिहिरो घर पर है, तो उसे पता चलता है कि वो रिया के साथ शॉपिंग डेट पर गया है, जिससे वो अपसेट हो जाती है। हालांकि वो मीरो के कपड़े उतारकर उसे और उसकी सहेलियों को गर्म पानी के बाथ में खींच ले जाती है और अपनी पूरी शाम वही बिताने का प्लान बनाती है। वापस मॉल में रिया आखिरकार वो ड्रेस दिखाती है जिसे उसने खरीदने का फैसला किया है और चिहिरो ब्लश करते हुए बुदबुदाता है कि वो बहुत क्यूट लग रही है, जिसे रिया सुन नहीं पाती। वो उसे दोबारा कहने के लिए तंग करती है, लेकिन वो मना कर देता है और वे फूड कोर्ट की ओर चल देते हैं। इसी बीच डैन के कहने पर कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन डैन उसे वहीं रुकने और तब तक नजर रखने को कहता है जब तक कि रिया आखिरकार अकेली ना हो जाए। फोन काटने के बाद
वो बुढ़ा फेंसिंग की प्रैक्टिस करता है और खुद से बातें करता है कि कैसे रिया को जल्द ही एहसास होगा कि उसे जो फ्रीडम मिली है वो असल में झूठी और टेम्पररी है। बाद में जब रिया हॉन्टेड हाउस पर रुकती है और बड़ी सहजता से ज़ॉम्बी मैनिकिन्स में कमियां निकालती है, तो चिहिरो पर्दे के पीछे छिपकर डर के मारे कांप रहा होता है। उसे ये बहुत फनी लगता है और वो बाद में उसका मजाक उड़ाती है, जिससे वो शर्म के मारे ब्लश करने लगता है। हालांकि वो अचानक अपनी एक्सप्रेशन सॉफ्ट करती है और डरने के बावजूद उसके साथ आने के लिए उसे थैंक यू कहती है। इससे वो इतना रिजर्व हो जाता है कि वो रिया को वो रेनकोट दिखाता है जो उसने उसके लिए गिफ्ट के रूप में खरीदा था, और समझाने लगता है कि वे कैसे उसकी पॉकेट्स में ड्राई आइस रख सकते हैं और उसे गर्मी के दिनों में भी ठंडा रख सकते हैं, जैसे कि जब वो स्कूल जाती है। रिया इस जेस्चर से इतनी टच हो जाती है कि वो रोने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बीज़ आंसू नहीं बहा सकते। चिहिरो के चेहरे पर हैरान कर देने वाला लुक देखकर वो कहती है कि अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वो ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं जानता, और उसे सब कुछ सिखाने का प्रॉमिस करती है। तभी उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आती है और उसकी फ्लर्टिंग में बाधा डालती है, जिसके बाद वो अपना लंच बॉक्स निकालती है जो हाइड्रेंजिया के पत्तों से भरा होता है, और चिहिरो जल्दी से खुद कुछ खाने के लिए वहां से चला जाता है। जैसे ही वो अकेली होती है, उसे घेरने वाले डैन के 3 आदमी उठते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी यासुताका उनसे पहले वहां पहुंच जाता है और उसे हेलो कहता है। रिया उसके ड्रामेटिक गूनर ओरा को नहीं पहचान पाती, इसीलिए वो उसे याद दिलाता है कि वो चिहिरो का दोस्त है, जिससे वो कुछ दिन पहले स्कूल यार्ड में मिली थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहे, वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और उसे एग्जिट की ओर घसीटते हुए कहता है कि ये एक बहुत ही फन स्पॉट है जहां वो उसे ले जाएगा। वे गुर्गे एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखते हैं कि ये जोकर कौन है, और आखिरकार उनका पीछा करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर जैसे ही रिया को एहसास होता है कि उसका फन स्पॉट असल में धूप में रखा एक गर्म बेंच है, वो यासुताका को बताती है कि उसे बाहर रहना पसंद नहीं है, लेकिन वो दिमाग से पैदल क्लाउन विटामिन डी के फायदों के बारे में याद करता रहता है। तभी डैन के आदमी हमला कर देते हैं, और जैसे ही उनमें से एक यासुताका को गिरा देता है, बाकी 2 रिया को पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनमें से एक को लात मारकर खुद को उनकी पकड़ से आज़ाद कर लेती है। जैसे ही उनका लीडर उसकी ज़ॉम्बी स्टाइल किक से संभलता है, वो दूसरे किडनैपर को खुद से दूर रखने के लिए पास ही पड़ा एक बेंच उठा लेती है और चिल्लाती है। चिहिरो उसकी आवाज़ सुनता है और जल्दी से बाहर की ओर भागता है, जहां वो उसे आधे मरे हुए किडनैपर्स के बीच ऐसे बेंच घुमाते हुए पाता है जैसे कि वो कुछ भी ना हो। चिहिरो जब उसे आवाज़ देता है तो वो जल्दी से बेंच छोड़ देती है और उसकी बाहों में दौड़ पड़ती है, और इस बात पर रोने लगती है कि वो किडनैप होने ही वाली थी। चिहिरो उसे दिलासा देता है और उनमें से एक लड़के का सामना करता है और पुलिस बुलाने की धमकी देते हुए पूछता है कि उन्हें किसने भेजा है। तभी दूसरे लड़कों में से एक चिहिरो को पीछे से पकड़ लेता है और वे दोनों जल्दी से उसे अपनी वैन में डाल देते हैं। इसी बीच जैसे ही रिया उनके पीछे जाने की कोशिश करती है, यासुताका उसके रास्ते में आ जाता है और उसे गिरा देता है। जैसे ही वो उसे कोसती है और फिर से खड़ी होती है, किडनैपर डैन को कॉल करता है और पूछता है कि उन्हें चिहिरो के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्लान चेंज करके उसे कैप्चर करना पड़ा। इससे वो साइको और भी खुश हो जाता है और अपने गुर्गों से कहता है कि उसे उसके मैंशन ले आए, क्योंकि वो उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। चिहिरो के अपहरण से कुछ दिन पहले मैरू मंदिर के फर्श से पत्ते झाड़ रही थी जब उसने रिया को एक दीवार पर बैठे देखा। उसने मैरू को वेव किया, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, चिहिरो ने उसे आवाज़ दी और उसे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहा ताकि वो बीमार ना पड़ जाए। मैरो को लगा कि उनकी फ्लर्टिंग अब बहुत ऑब्वियस होती जा रही है और उन्हें एक अलग कमरा ले लेना चाहिए, लेकिन तभी उसके पिता आए और कहा कि वो अपने काम के लिए जा रहे हैं, और उससे कहा कि आज उनके हिस्से का खाना ना बनाए। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि चिहिरो अपने और रिया के लिए खुद खाना बनाएगा, और उन्हें गर्व महसूस हुआ कि कैसे वो अपने लेजी बम दौर से बाहर निकल गया है और आखिरकार एक हाउस हस्बैंड की तरह बिहेव करने लगा है। जब वो उस रात अपने कमरे में लौटी तो उसने नोटिस किया कि चिहिरो अपनी ज़ॉम्बी रिसर्च पर कितनी मेहनत कर रहा है, और उसे एहसास हुआ कि ये पहली बार था जब उसने उसे एक अडल्ट की तरह काम करते देखा था। अगले दिन स्कूल में मैरो की दोस्त शिनोदा अपने ज़ॉम्बी क्लब में कंस्पिरेसी थियरी की एक मैगजीन लेकर आई और कहा कि उसे विश्वास है कि ज़ॉम्बी सच में होते हैं, लेकिन सरकार बस उनके होने की बात छिपा रही है। हालांकि उसकी दूसरी सहेली यासाका ने पॉइंट आउट किया कि अगर ऐसा होता तो वे अपने आसपास हर जगह ज़ॉम्बीज़ देख रहे होते, जो खुशनसीबी से सच नहीं था। शिनोदा ने बहस की कि ज़ॉम्बीज़ अभी भी वहीं हैं, बस उन्होंने नोटिस नहीं किया है, और मेंशन किया कि उनके एक टीचर का व्यवहार आजकल बहुत सस लग रहा है। उसने याद किया कि कैसे एक दिन उसने आर्ट्स क्लासरूम में उन्हें अपने बैग के अंदर किसी चीज़ को रॉ मीट खिलाते हुए देखा था, और सोचा कि कहीं वो कोई ज़ॉम्बी तो नहीं हो सकता। मैरो ने उसकी बात का सपोर्ट किया और याद किया कि उसने भी एक बार उसके बैग के अंदर कुछ हिलते हुए देखा था, और यासाका ने कहा कि उसने भी नोटिस किया है कि वो आजकल बहुत पेल और कमज़ोर लग रही है। इस बात के पीछे की सच्चाई जानने के लिए वे तीनों उस शाम आर्ट्स क्लासरूम के अंदर छिप गईं और अपनी टीचर का उनके रॉ मीट के बैग के साथ आने का इंतजार करने लगी। जैसा कि शिनोदा ने पहले कहा था, उसने अपना बैग खोला और उसके अंदर मौजूद किसी चीज़ को मीट खिलाना शुरू कर दिया, जिससे लड़कियां इतना डर गई कि उन्होंने एक स्कल्पचर गिरा दिया और पकड़ी गई। हालांकि बाद में उन्हें अपनी टीचर से पता चला कि वो असल में अपने पेट क्रोकोडाइल को स्कूल लेकर आई थी, क्योंकि घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था।
अगले दिन जब उनके पास डिस्कस करने के लिए कोई और ज़ॉम्बी गॉसिप नहीं बची थी तो लड़कियां पास के एक पार्क में सुस्ती मार रही थी, जहां शिनोदा ने कहा कि उसे अभी भी यकीन है कि ज़ॉम्बी सच में होते हैं, भले ही उनकी टीचर ज़ॉम्बी ना निकली हो। यासाका ने मेरो से पूछा कि इस मामले पर उसका क्या कहना है, जिस पर उसने कहा कि उसके घर में एक ज़ॉम्बी रहती है। लड़कियों को इस पर यकीन नहीं हुआ और शिनोदा ने उससे कहा कि अगली बार एक पिक्चर ले लेना और सजेस्ट किया कि वे इसे अपनी मंथली जर्नल में डालें और इस पर एक आर्टिकल लिखें। मेरो ने कहा कि ये उसकी प्राइवेसी का वायलेशन होगा और उनके मंदिर को दांव पर लगा देगा और मेंशन किया कि वो ज़ॉम्बी शायद अभी घर पर भी नहीं होगी। शिनोदा को यकीन नहीं हुआ कि उसने एक ज़ॉम्बी को दुनिया में खुला छोड़ दिया और उसे डर था कि वो इंसानों को खा सकती है, लेकिन मेरो ने कहा कि उसकी ज़ॉम्बी वेजिटेरियन है और सिर्फ हाइड्रेंजा के पत्ते खाती है। इसने शिनोदा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो सच में एक ज़ॉम्बी थी, लेकिन मेरो ने कहा कि उसके भाई ने ऐसा कहा है, जिसने उस बेचारी लड़की को अपने बाल नोचने और पूरी कहानी को चिहिरो की वाइल्ड इमेजिनेशन का एक और हिस्सा करार देने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही लड़कियां पार्क से जाने के लिए उठीं, शिनोदा ने चिहिरो की मेंटल कंडीशन की शिकायत की और सोचा कि क्या उसकी माँ उसे डांटती नहीं है। तभी यासाका ने उसे याद दिलाया कि मेरो की माँ की मौत हो चुकी है। जब उन दोनों ने ऑकवर्डली माफ़ी मांगी तो मेरो ने उन्हें भरोसा दिलाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसे वो याद भी नहीं है। बाद में जब वो घर जा रही थी, लड़की ने याद किया कि उसकी माँ की जो इकलौती याद उसके पास थी वो उनके ठंडे और पट्टियों से बंधे हाथ थे और ये सच्चाई कि वो उनका टेम्परेचर नहीं बता सकती थी। ये एहसास होने के बाद कि वो अभी भी उन्हें मिस करती है, मेरो घर लौटी और उसने घर के अंदर चिहिरो और रांको को एक ज़ॉम्बी मूवी को लेकर लड़ते हुए सुना। उसने एक आह भरी और अपनी माँ को सम्मान देने के लिए सेमेटेरी चली गई और पाया कि चिहिरो ने एक बार फिर उन्हें कुछ ग्रोटेस्क कुकीज़ चढ़ाई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद अपनी लाई हुई चीज़ों से ग्रेवस्टोन भर दिया था। रिया वहाँ आई और उसका घर पर वेलकम किया और बताया कि वो बस ग्रेवयार्ड के आसपास घूम रही थी, क्योंकि चिहिरो के पास गेस्ट्स आए हुए थे और वो बीच में नहीं आना चाहती थी। उसने धीरे से ये भी कहा कि कभी कभी उसे डर लगता है कि वो चिहिरो और उसके आसपास के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन मेरो ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। रिया ने फिर पूछा कि वो किसकी कब्र पर आई है, तो उसे पता चला कि वो उसकी माँ की थी, जिससे वो आखिरकार समझ गई कि वो उसे घर के आसपास क्यों नहीं देखती थी। तभी वो कब्र की तरफ मुड़ी और मेरो की माँ को बताया कि वो कितनी अच्छी लड़की है और कैसे वो बिना किसी मेहनत के घर का सारा काम एफर्टलेसली संभाल लेती है। उसने इसकी तुलना उस ओवर प्रोटेक्टिव परिवार से की जहाँ वो पली बड़ी थी, जहाँ उसके साथ एक प्रिंसेस की तरह बर्ताव किया जाता था, जिसने कभी लेडल तक नहीं छुई थी, और मेरो से कहा कि वो उसे बहुत एडमायर करती है। इस पर लड़की ने कहा कि उसकी जिंदगी और आसान होती अगर चिहिरो एक आलसी का जीता जागता उदाहरण ना होता, जिस पर रिया हंस पड़ी। फिर उसने रिक्वेस्ट की कि मेरो घर के कामों में उसकी मदद ले और मुस्कुराई, जिसने उसे तुरंत अपनी स्वर्गीय माँ की याद दिला दी। इस एहसास ने उसे ब्लश करने पर मजबूर कर दिया और जैसे ही उसका दिल धड़कने लगा, मेरो ने अपनी नज़रें फेर लीं, जिससे रिया ये चेक करने लगी कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। हालांकि बिल्कुल उसकी माँ की तरह रिया पीछे हट गई और इस बात पर हंसी कि वो टेम्परेचर नहीं बता सकती, जिसकी वजह से मेरो ने गलती से उसे मामा कह दिया। जहां इसने रिया को कंफ्यूज कर दिया, वहीं मेरो इतनी एम्बैरेस्ड हो गई कि उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल कर गिर गई और उसके घुटने में चोट लग गई। बाद में जब रिया उसके घाव की देखभाल कर रही थी, मेरो ने उससे माफ़ी मांगी और सोचने लगी कि उसने अचानक उसे मामा क्यों कह दिया। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को रिया की पिक्चर दिखाई, लेकिन उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि इतनी खूबसूरत इंसान एक वॉकिंग डेड हो सकती है। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ चिहिरो खुद को डैन के मैंशन के अंदर एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। एक मेड उसके लिए ठंडे जूस का ग्लास लाती है और जाने से पहले कहती है कि अगर उसे प्यास लगी हो तो वो उसे पी ले। हालांकि चिहिरो इस बात पर टैंट्रम दिखाता है कि लोगों को किडनैप करना एक सजा के लायक जुर्म है और पूछता है कि अगर वो पुलिस के पास गया तो वे क्या करेंगे। वो तब तक बेकार की बातें चिल्लाता रहता है जब तक कि दरवाज़ा आखिरकार नहीं खुलता और इस बार मेड की जगह एक नशे में धुत आर्या अंदर आती है। जैसे ही चिहिरो सोचता है कि ये प्लॉट हैवी बैडी कौन है, आर्या खुद को डैन की पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो बस शांति के एक पल का आनंद लेने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, आर्या पूछती है कि क्या वो वही लड़का है जिसके साथ रिया रह रही है, और जैसे ही वो सेटी पर बैठती है, वो सवाल करती है कि क्या वे अभी तक एक दूसरे के साथ सोए हैं या नहीं। जैसे ही चिहिरो कंफ्यूज होता है कि वो किस तरह की माँ है, आर्या को एहसास होता है कि वे अभी भी किसिंग स्टेज पर ही अटके हुए हैं और समझाती है कि क्योंकि रिया इमोशनली गार्डेड है, इसलिए वो बिस्तर पर ज़रूर वाइल्ड होगी। वो ये सलाह भी देती है कि इससे पहले कि उसकी ज़ॉम्बी बॉडी सड़ना शुरू हो जाए, वे इसे जल्दी कर लें, और रिया को एक मॉन्स्टर कहते हुए पागलों की तरह हंसने लगती है। चिहिरो आखिरकार अपनी आवाज़ उठाता है कि वो अपनी सगी बेटी के बारे में ऐसा सोचने के लिए पागल है।
तभी उसे पता चलता है कि आर्या डैन की दूसरी पत्नी और रिया की स्टेप मदर है। वो ये जानकर हैरान रह जाता है और कहता है कि रिया ने उसे कभी नहीं बताया, जिस पर आर्या बताती है कि वो लड़की खुद ये बात नहीं जानती क्योंकि ये उनके परिवार का सबसे बड़ा टैबू है। इसके बाद वो अकेली औरत उसे अपनी दुख भरी कहानी बताने का फैसला करती है और खुलासा करती है कि पत्नी बनने से पहले वो डैन के मैंशन में एक मेड हुआ करती थी। पता चलता है कि क्योंकि डैन अपनी पारिवारिक संपत्ति का वारिस था, इसलिए अच्छे पारिवारिक संपत्तियों वाली कई खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरतों को उसकी पोटेंशियल वाइफ्स के रूप में मैंशन में लाया गया था और उन्हीं में से एक आर्या थी। वो बताती है कि उसके यहाँ आने से पहले डैन ने कभी किसी मेड्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, भले ही वे हमेशा उसके सामने अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाती थीं। इसलिए जब वो यहाँ आई तो एक मेड ने उसे चेतावनी दी कि उसका अटेंशन पाने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसे औरतों के बजाय मर्दों में ज्यादा इंटरेस्ट है। हालांकि आर्या ने घमंड से उसे बताया कि अगर उसे उनके बदसूरत चेहरों में इंटरेस्ट नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। तब से आर्या ने डैन के बोलने से पहले ही उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा और उसकी नंबर 1 मेड बनने में कामयाब रही। हालांकि अगर उसने उस पर कोई मूव मारने की कोशिश भी की तो वो अनजान बना रहा और आखिरकार कभी उसके प्यार में नहीं पड़ा। इससे उसे शक हुआ कि क्या वो मेड सही थी कि वो एक रेनबो फ्लैग है। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एक दिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेहमान उसकी फेंसिंग देखने मैंशन आए। उन मेहमानों में व्हीलचेयर पर बैठी एक जवान लड़की थी जिसने डैन का अटेंशन अपनी ओर खींच लिया और अगले ही दिन उसने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हालांकि इससे उसके घरवाले नाराज हो गए क्योंकि वे अपने वारिस की शादी एक ऐसी मामूली लड़की से करने को तैयार नहीं थे जो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो सकती थी। लेकिन डैन ने उनसे कहा कि अगर उससे शादी करने का मतलब अपनी इनहेरिटेंस छोड़ना है तो वो उसके लिए भी तैयार है। उनकी शादी के तुरंत बाद रिया का जन्म हुआ और जन्म देते समय उसकी मां की मौत हो गई, जिससे डैन का दिल टूट गया। जैसे ही उसने जीने की इच्छा खो दी, आर्या ने उसका ख्याल रखा और उसे वापस जिंदगी की ओर लाई, उम्मीद में कि एक दिन वो आखिरकार उसके साथ करीब आना चाहेगी। खुशकिस्मती से वो दिन जल्द ही आ गया और आर्या ने आखिरकार उससे शादी कर ली और बेसब्री से उसके साथ नई शुरुआत का इंतजार करने लगी। हालांकि सालों की शादी के बाद भी उसने आज तक उसे छुआ नहीं है। चिहिरो को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, तो वो उसे समझाती है कि शादीशुदा लोगों को साथ में अपनी स्टोरी आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन उसके केस में डैन ने उसके साथ रोमांस तो दूर, नए वारिस तक नहीं पैदा किए। वो खुलासा करती है कि उसने उससे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उसे लगा कि रिया को एक माँ की जरूरत है, लेकिन हकीकत में उसे डैन के अलावा किसी की जरूरत नहीं थी, जिसकी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमती थी। हालांकि आर्या चुपचाप सहती रही, ये मानते हुए कि वो उसे महज एक बेटी की तरह प्यार करता है, जब तक कि एक दिन बटियर्स ने उसे उनकी लाइब्रेरी के गुप्त छेद से असली नजारा नहीं दिखाया। जैसे ही आर्या ने डैन को रिया की बिना कपड़ों की अजीब तस्वीरें देखते देखा, उसे एहसास हुआ कि वो उसे कभी प्यार नहीं करेगा क्योंकि वो रिया नहीं है। वो चिहिरो से कहती है कि उस घटिया इंसान को उसकी बेटी ना कहे, जिससे उसे एहसास होता है कि रिया ने एक इमोशनली अब्यूसिव माँ और एक ऐसे पिता के हाथों कितना दुख सहा होगा जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए था। तभी आर्या अपने कंधों से कपड़ा हटाती है और चिहिरो को अपनी खूबसूरती दिखाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ सो जाए ताकि वो उस कमी को पूरा कर सके जो उसका पति नहीं कर रहा। हालांकि जैसे ही वो उसे अपनी खूबसूरती का नजारा देती है, चिहिरो अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है और साफ कह देता है कि उसे सिर्फ रिया में इंटरेस्ट है। ये उस औरत का दिल तोड़ देता है और वो सोचने लगती है कि हर कोई रिया से ही क्यों प्यार करता है, उससे क्यों नहीं। तभी वहां बाबू आ जाता है। आर्या को लगता है कि वो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा है और उसे तुरंत अपनी बाहों में भर लेती है, लेकिन ये जानकर कि वो भी एक ज़ॉम्बी है, उसे फौरन दूर फेंक देती है। फिर वो नौकरों से कहती है कि बिल्ली और चिहिरो दोनों को उसके घर से बाहर निकाल दे, लेकिन लड़का उसे याद दिलाता है कि अगर उसके बदबूदार पति ने उसे मजबूर ना किया होता तो वो यहाँ होता ही नहीं। तभी एक मेड आती है और चिहिरो को डैन से मिलने के लिए ले जाती है और उसे एक कम रोशनी वाले कमरे में ले आती है। अचानक एक एक करके लाइट्स जलती हैं जो दीवार पर डैन के हर कीमती खजाने को दिखाती हैं और चिहिरो सोचता है कि क्या वो उसे जलन महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। ये तरीका जाहिर तौर पर काम नहीं करता, लेकिन वो सन की बुढ़ा वहां आता है और चिहिरो को रिया को वापस जिंदगी देने और उसके लिए उसका प्यार और भी बढ़ाने के लिए थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि वो उसकी मासूमियत छीनने की कोशिश के लिए उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसी समय रिया एक कैब में बैठती है और अपने परिवार के मैंशन की ओर निकल जाती है। बाद में डैन चिहिरो को अपने डोजो में लाता है, जहां वो बेचारा लड़का छत पर उसकी पहली पत्नी के साथ उसकी एक बहुत बड़ी फोटो देखकर हैरान हो जाता है। उसे यकीन दिलाने के बाद कि वो उसे जान से मारने के लिए यहाँ नहीं लाया है, डैन उससे कहता है कि वो उसके बड़े कलेक्शन में से अपनी पसंद का कोई भी हथियार उठा ले और उसके साथ मुकाबला करे ताकि पता चल सके कि रिया के लिए बेहतर मैच कौन है।
जैसे ही चिहिरो सोचता है कि ये आदमी आखिर किस क्लास में पढ़ता है, रिया अपने मैंशन पहुंचती है और जल्दी से अंदर भागती है, जहां दरवाजे पर मेड्स उसका वेलकम करती हैं। वो अपने पिता से मिलने की मांग करती है, लेकिन मेड्स उसे बताती हैं कि वो बिजी हैं और उससे अभी नहीं मिलेंगे और उसे रिलैक्स करने के लिए कहती हैं। रिया बहस करती है कि वो फिर भी उनसे जाकर मिलेगी, लेकिन तभी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। इसी बीच जब एक दूसरी मेड आर्या को बताती है कि रिया को पकड़ लिया गया है और पूछती है कि क्या वो उससे मिलना चाहेंगी, तो वो औरत कहती है कि उसके पास उस लड़की से मिलने का कोई कारण नहीं है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी समय उस लड़की को एक कोठरी में फेंक दिया जाता है और वो सवाल करती है कि उसके साथ उसके अपने ही घर में एक बुली की तरह बर्ताव क्यों किया जा रहा है। मेड्स में से एक समझाती है कि वे सिर्फ डैन के ऑर्डर्स मान रही हैं, जो चिहिरो के साथ उसके चल रहे रोमांस से खुश नहीं है। इससे रिया को गुस्सा आता है और वो उन्हें अपना हुक्म मानने और उसे तुरंत आजाद करने के लिए कहती है, लेकिन ये सैडिस्टिक मेड्स और भी एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं कि उसकी बदतमीजी के लिए उन्हें उसे सजा देनी होगी। जैसे ही लाइट्स जलती हैं, रिया खुद को एक मेड की आउटफिट में पाती है और लड़कियां ये देखकर शोर मचाने लगती हैं कि वो कितनी हॉट लग रही हैं, जिस पर वो उन्हें अपनी बकवास बंद करने को कहती है। हालांकि इससे उनका दिल और तेजी से धड़कने लगता है और वे जल्दी से उसकी अगली कॉस्ट्यूम की ओर बढ़ जाती हैं, जिससे रिया सोचने लगती है कि चिहिरो अभी कहाँ होगा। जैसे ही लाइट्स फिर से जलती हैं, रिया खुद को एक हॉट बनी गर्ल की ड्रेस में पाती है और आखिरकार इस कॉस्ट्यूम पार्टी से थक जाती है। जैसे ही मेड्स उसके लिए अगली फिट ढूंढने में बिजी हो जाती हैं, रिया कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना है और उसे बांधने वाली चेन को आसानी से तोड़ देती है। दूसरी ओर डैन चिहिरो से कहता है कि अगर वो उस पर एक भी हिट करने में कामयाब रहा तो वो ये डुअल जीत जाएगा, लेकिन लड़का इसे अनफेयर कहता है क्योंकि उसने पहले कभी फेंसिंग नहीं की है। वो बुढ़ा उससे कहता है कि बस कोई ऐसा वेपन चुन ले जिसे वो चला सके, या फिर अपने खाली हाथों से लड़े अगर उसे कोई मार्शल आर्ट्स आती हो। लेकिन चिहिरो उसे याद दिलाता है कि वो कोई जॉन विक नहीं बल्कि एक रेगुलर गूनर है जिसे उसकी बेटी के हॉट केक्स पसंद है। ये बात डैन को गुस्सा दिला देती है और वो उसे एक पैथेटिक लूजर कहता है और हैरान होता है कि रिया ने अपने अमीर और ताकतवर डैडी के बजाय ऐसे कंगाली हालत वाले कमजोर लड़के को क्यों चुना। ये सुनते ही चिहिरो का आखिरी ब्रेन सेल भी जवाब दे देता है और वो डैन के चारों ओर उछलने लगता है और इतनी छोटी सी बात ना समझने के लिए उसे डम कहता है। जब वो बुढ़ा उसे नहीं समझ पाता तो चिहिरो समझाता है कि उसका कंट्रोल फ्रीक ऑरा ही सब खराब कर रहा है, क्योंकि ये तय करने के लिए डुअल का सजेस्ट करना कि उसकी बेटी किसके साथ रहेगी बस ये दिखाता है कि वो उसकी फीलिंग्स की कितनी कम इज्जत करता है। इसके ऊपर से वो मेंशन करता है कि ये कितना डिस्गस्टिंग है कि वो अपनी ही बेटी की फ्रीकी फोटोज लेता है, जिससे वो गूनर ब्लश करने लगता है। चिहिरो कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं है कि वो घर से भाग गई, क्योंकि भला कौन ऐसे बाप के साथ रहना चाहेगा जो बस ये चाहता हो कि वो उसे डैडी बुलाए। जैसे ही डैन अपना पेशेंस खोने लगता है, चिहिरो इस बारे में याप करना जारी रखता है कि उसे रिया को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने देने चाहिए, बजाय इसके कि वो उस पर अपनी मरी हुई पत्नी को थोपे और उसे सुरक्षा के बहाने पिंजरे में कैद रखे। ये बात आग में घी का काम करती है और डैन चिहिरो पर हमला कर देता है और अपनी फेंसिंग स्वॉर्ड उसे घोंप देता है। ठीक उसी वक्त जब रिया कमरे में आती है, वो बुढ़ा लड़के से पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। तभी चिहिरो उसका चेहरा पकड़ता है और उसे हेडबट मारता है, इस उम्मीद में कि उसके खाली दिमाग में थोड़ी अक्ल आ जाए। जैसे ही डैन दर्द से चिल्लाता है, चिहिरो पीछे मुड़कर रिया को उसके हॉट बनी आउटफिट में पाता है, जिससे उसका रिएक्शन बदल जाता है और उसका सारा दर्द गायब हो जाता है। हालांकि जब डैन सवाल करता है कि घाव होने के बावजूद वो इतना नॉनशलेंट कैसे रह सकता है, तो उसे एहसास होता है कि चूंकि रिया ने उस दिन उसके खुले घाव को चाटा था, उसका कुछ पॉइजन उसके खून में मिल गया और उसे एक हाफ ज़ॉम्बी बना दिया। ये सुनकर गुस्सा होकर कि रिया ने उसे चाटा था, डैन जल्दी से अपनी तलवार पकड़ता है और चिहिरो का सिर काटने के लिए उसकी ओर झपटता है, लेकिन रिया बीच में आकर आखिरकार उसे डिसार्म कर देती है। वो उसे चिहिरो को दोबारा चोट पहुंचाने के खिलाफ वॉर्न करती है और कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उससे लड़ेगी। तभी उस बुढ़े का सारा ऑरा खत्म हो जाता है और वो उससे उसके साथ अमेरिका चलने की भीख मांगने लगता है, ताकि वे उसकी कंडीशन का क्योर ढूंढ सकें और उसे ठीक कर सकें। हालांकि रिया उससे अपना पासपोर्ट अपने पास रखने और उसे अकेला छोड़ देने को कहती है, क्योंकि वो हमेशा के लिए उसके फ्रीकी फोटोशूट्स के लिए पोज करने के बजाय चिहिरो के साथ यहाँ एक छोटी जिंदगी बिताना पसंद करेगी। डैन को समझ नहीं आता कि उसके जैसी परफेक्ट लड़की अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेगी। तभी मिस्टर बॉयफ्रेंड बीच में आते हैं और ट्रांसलेट करते हैं कि रिया परफेक्ट या स्पेशल नहीं बनना चाहती, वो बस नॉर्मल रहना चाहती है। ये बात आखिरकार डैन के दिमाग में बैठ जाती है और वो खुद को अपनी बेटी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का जिम्मेदार ठहराते हुए रोने लगता है।
हालांकि चिहिरो आगे बढ़ता है और उसे बताता है कि वो अकेले रिया की मदद नहीं कर सकता और उसे आखिरकार उसके सपोर्ट की जरूरत होगी। डैन मान जाता है और उसके सामने झुकता है और उससे रिया का ख्याल रखने के लिए कहता है जब तक कि वो अमेरिका में उसे बचाने के लिए कोई क्योर नहीं ढूंढ लेता। लेकिन इससे पहले कि चिहिरो सोचे कि सारी कड़वाहट खत्म हो गई है, वो उसके कान में फुसफुसाता है कि अगर उसने रिया की वी कार्ड लेने की हिम्मत भी की तो वो इस बार सच में उसके क्राउन जूल्स को चकनाचूर कर देगा। जैसे ही डैन जाता है, चिहिरो आखिरकार महसूस करता है कि हाइड्रेंजियो पॉइजन असर दिखा रहा है और वो गिर पड़ता है और बाद में अपने कमरे में होश में आता है। रिया तुरंत उसे गले लगा लेती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो आखिरकार फिर से दर्द महसूस कर सकता है और कहती है कि वो खुश है कि वो होश में आ गया है। वो ब्लश करता है और नोटिस करता है कि उसने एक नर्स की आउटफिट पहनी है और रिया समझाती है कि उसने ये सिर्फ इसलिए पहनी क्योंकि उसकी मेड ने कहा था कि उसे ये पसंद आएगी। वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे ये नज़ारा दिखाया। तभी रैंको उसकी बाहों में कूद पड़ती है और उस खूबसूरत नज़ारे को ब्लॉक कर देती है। वो हमेशा मुसीबत में पड़ने के लिए उसे कोसती है, लेकिन रिया जिम्मेदारी लेती है और उस पर यह मुसीबत लाने के लिए माफ़ी मांगती है। उसके रिएक्शन और आउटफिट को देखकर रैंको आखिरकार उसकी ओर मुड़ती है और खुद को चिहिरो की कजिन और फियोंसे के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है, जिससे वो हैरानी में ब्लश करने लगती है। वो लूजर तुरंत इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन रैंको उसे याद दिलाती है कि उसने एक बार वादा किया था कि जब वे छोटे थे तब वो उसका मंगेतर बनेगा और उसे तब इसका मतलब नहीं पता था। जैसे ही चिहिरो उसे बताता है कि ये मान्य नहीं है, रैंको रिवील करती है कि वो बस उसके मजे ले रही थी। लेकिन रिया को साफ समझ आ जाता है कि ये बैडी भी चिहिरो के प्यार में है, जिसका मतलब है कि उसे अपनी गेम और बेहतर करनी होगी। कुछ रातों बाद जैसे ही दोनों अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आते हैं, वे चिहिरो की फैमिली के साथ मिलकर डिनर करते हैं और मैरो बताती है कि उसने रिया के लिए अलग अलग तरह की हाइड्रेंजिया डिशेस और सूप्स बनाए हैं। ड्यून सोचता है कि क्या वो इसे और बेहतर बना सकती है, लेकिन वो शांति से अपनी हार मान लेती है और कहती है कि वो नहीं कर सकती थी। तभी जोगोरो फिर से अपना आपा खो देता है और रिया की ओर भागता है, उसे अपनी दूसरी पत्नी कियो समझकर, लेकिन चिहिरो उसे आसानी से रोक लेता है। ड्यून इस हंगामे के लिए माफी मांगता है, लेकिन रिया कहती है कि कोई बात नहीं, जबकि चिहिरो को चिंता होती है कि उसकी फैमिली को शायद शक होने लगा है कि रिया के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे इज्जत के नाते इसे खुलकर नहीं कह रहे हैं। खैर जो भी हो, वो मानता है कि रियाज अब उनके परिवार का हिस्सा है, भले ही वो अभी उसकी वाइफ न बनी हो, और वो कसम खाता है कि वो अंत तक उसके साथ रहेगा। उसी रात बाद में वो सजेस्ट करता है कि उन्हें बाहर वॉक पर चलना चाहिए और वो रियाज को पास की एक नदी के किनारे ले जाता है, जहां वो खुद को एक चीप स्केट कहते हुए माफी मांगता है कि वो उसे इतनी बोरिंग जगह दिखा रहा है। हालांकि वो लड़की वहां होकर बहुत खुश है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, क्योंकि भले ही वो एक आलीशान मैंशन में रहती थी, पर उसने कभी ऐसी छोटी खुशियों को एक्सपीरियंस नहीं किया था। जब वे घर वापस लौट रहे होते हैं, रियाज की नज़र आने वाले फायरवर्क्स फेस्टिवल के एक पोस्टर पर पड़ती है और उसे याद आता है कि उसने हमेशा इन्हें बस अपनी बेडरूम की खिड़की से ही देखा है। चिहिरो कहता है कि वो भी आज तक कभी किसी मेले में नहीं गया और सजेस्ट करता है कि वे दोनों युकाटा पहनकर वहां साथ चलेंगे, जिससे वो मन ही मन खुश हो जाती है कि ये उनकी एक डेट होगी। घर पहुंचने के बाद चिहिरो लगातार यही सोचता रहता है कि वो रियाज की बॉडी को सड़ने से कैसे बचाए, और वो जोगोरो से मिलने जाता है, लेकिन वो उसे उसके साइकोटिक एपिसोड्स के बीच पाता है। जब वो हॉलवे में टहल रहा होता है, तभी मैरो आती है और पूछती है कि वो रियाज को पहले की तरह स्कूल क्यों नहीं जाने दे रहा, जिस पर चिहिरो उसे कमजोर तबीयत और हेल्थ इश्यूज जैसे फालतू एक्सक्यूजेस देने लगता है। मैरो उसे बताती है कि जब वो सुबह स्कूल जा रही थी तो रियाज ने कहा था कि उसे उससे जलन हो रही है, जिससे उस बेवकूफ को आखिरकार समझ आता है कि लड़की की करंट लाइफ नॉर्मल से कितनी दूर है और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। कुछ रातों बाद भारी बारिश की वजह से फायरवर्क्स फेस्टिवल कैंसिल हो जाता है और चिहिरो अपनी नकारात्मक सोच को इसका दोष देते हुए रियाज से माफी मांगता है। वो कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उससे वादा लेती है कि अगर वो तब तक कोई सूखी हुई मम्मी नहीं बनी तो वो उसे अगले साल वहां जरूर ले जाएगा। अगली सुबह जब यासुताका कल रात की बारिश के लिए अपने चिक रिपेलेंट ऑरा को कोसता है, तो मोगी उसे टोकते हुए कहता है कि वो लड़कों को भी उतना ही दूर भगाता है, लेकिन चिहिरो हमेशा की तरह अपनी ही सोच में डूबा हुआ है। जैसे ही यासुताका उसे चढ़ाता है कि वो रियाज के साथ कैसे कैसे सिनारियो सोच रहा है, तभी रैंको भागते हुए आती है और चिहिरो का गला दबोच लेती है, जिसे देख बाकी लड़के उसके चेहरे के पास मौजूद आरामदेह कुशन से जलने लगते हैं। बाद में वो उसे फायरवर्क्स फेस्टिवल के बारे में बताता है और कहता है कि इसके कैंसिल होने से रियाज कितनी अपसेट थी, जिस पर रैंको सजेस्ट करती है कि वे उनके मंदिर में ही अपना छोटा सा फेस्टिवल मना सकते हैं। वो खुशी खुशी घर लौटता है और रियाज को मैरो के साथ सफाई करते हुए पाता है और अपने नए प्लान के बारे में बताता है। हालांकि पहले वो भी एक्साइटेड होती है, लेकिन जैसे ही चिहिरो बताता है कि रैंको भी आएगी और उसे युकाटा पहनाने में मदद करेगी, रियाज को फिर से जलन होने लगती है और उसकी खुशी गायब हो जाती है।
उस शाम रैंको अपना युकाटा पहनकर ढेर सारे पटाखों के साथ पहुंचती है और रियाज की मदद के लिए ऊपर चली जाती है। जैसे ही वो उसे ड्रेस पहनाना शुरू करती है, रैंको उसके पेट के घाव को देखकर फिक्रमंद हो जाती है और कहती है कि उन्हें सैश नहीं बांधना चाहिए, लेकिन रियाज अड़ जाती है कि वो इसे काफी टाइट बांधे, क्योंकि वो घाव वैसे भी कभी भरने वाला नहीं है। बाद में जब रैंको उसका सैश बांध रही होती है, रियाज कहती है कि चिहिरो के साथ उसका बॉन्ड काफी स्ट्रांग है, जिस पर रैंको बताती है कि वे बचपन से साथ है और भले ही पहले उसकी ज़ॉम्बी ऑब्सेशन से उसे बहुत चिढ़ होती थी, पर अब वो उसकी दिल से इज्जत करती है। रियाज कहती है कि वो उसकी बात समझ सकती है। तभी रैंको बोलती है कि एक ज़ॉम्बी होने के बावजूद वो इस युकाटा में कितनी नॉर्मल लग रही है। रियाज कहती है कि उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है और वो बस अभी के पलों को जीना चाहती है, पर रैंको को पूरा यकीन है कि चिहिरो उसे बचाने का कोई तरीका ढूंढ लेगा और उसे हमेशा यहीं रहना चाहिए। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है और धीरे से कहती है कि अगर वो यहाँ हमेशा के लिए रह गई तो रैंको को कभी चिहिरो के करीब आने का मौका नहीं मिलेगा, जिसे सुनकर वो आह भरती है और बेड पर बैठ जाती है। फिर वो सीधे रियाज से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करती है, जिस पर वो हकलाने लगती है तो रैंको मजाक में कहती है कि अगर वो उसे नहीं चाहती तो क्या वो उसे अपना बना ले। जब वो कुछ बोल नहीं पाती तो रैंको उसे कंधों से पकड़कर कहती है कि उसे जो करना है वो अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है। वो ये भी कहती है कि वे प्यार में लाइवल जरूर हैं, पर उन्हें एक दूसरे की वजह से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, और उसे लक विश करती है, जिससे वे आखिरकार एक दूसरे के करीब आ जाती है। बाद में जब सब अपने अपने पटाखों के साथ मजे कर रहे होते हैं, चिहिरो रियाज से पूछता है कि क्या वो यहाँ किसी बात से दुखी है और क्या उसे फ्यूचर में कोई बड़ा मेला देखना है। रियाज जवाब देती है कि जब तक वो उसके साथ है हर चीज एक्साइटिंग है, और उसे भरोसा दिलाती है कि अजनबियों के बीच होने से बेहतर उसके लिए ये छोटा सा इंटीमेट इवेंट है। अगले दिन वो स्कूल रीजॉइन करने से पहले अपना सामान लेने घर जाती है, जहां आर्या उसका रास्ता रोककर साफ कह देती है कि वो उसे स्कूल से निकालेगी तो नहीं, लेकिन अगर उसकी ज़ॉम्बी सच्चाई सबके सामने आ गई या वो किसी मुश्किल में फंसी तो वो उसकी कोई मदद नहीं करेगी। रियाज बस अपनी गर्दन हिलाती है और उसे थैंक यू कहकर वहां से निकल जाती है और चिहिरो से जाकर मिलती है। वे दोनों अपनी पुरानी मिलने वाली जगह उस खंडहर होटल की ओर बढ़ते हैं और लॉबी में उसी जगह बैठते हैं जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। चिहिरो रियाज से कहता है कि वो चाहता है कि वो अपनी इस ज़ॉम्बी फॉर्म में जितना लंबा हो सके उतने लंबे समय तक रहे, और रियाज भी मानती है कि वो अपनी लाइफ में अब कोई रिग्रेट्स नहीं चाहती, इसलिए वो सब करेगी जो उसने पहले कभी नहीं किया। दोनों के एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने के बाद चिहिरो खड़ा होता है और सोचता है कि वो कितना लकी है। तभी रियाज अपनी कॉन्शियसनेस खो देती है और ज़ॉम्बी मोड में उसके ऊपर कूद पड़ती है। उसे इतने जोर से किस करती है कि उसके होंठ से खून बहने लगता है, जिससे वो सोचने लगता है कि वो इतना लकी कैसे है। क्या चिहिरो रियाज को क्योर कर पाएगा? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही और ऑसम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।